एक्चुअली मेडिकल लॉ है और उस लॉ की अकॉर्डिंग अगर आप 70% तक डिसेबल हो तो आप एलिजिबल हो, मोर देन 70% डिसेबल हो तो फिर नॉट एलिजिबल हो। ये क्राइटेरिया और लॉ के बारे में मुझे पता नहीं। एमबीबीएस में एडमिशन से पहले एक इंसिडेंट हुआ था। मैंने 3rd रैंक लिया था सीईटी में, तो सब लोग खुश थे। मैं प्रोस्थेसिस पे उस वक्त चलती थी, 2 क्रचेस थे मेरे हाथ में और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अब मैं कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ूंगी और मेरा जो गोल है सोसाइटी का चेंज करने का, तो आई विल बी द चेंज मेकर। तो उसमें मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में मेरा डिसेबिलिटी जो था वो 89% उन्होंने डिसेबल दिया मुझे। 89%? यस, 89% डिसेबल एंड नीचे उन्होंने नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल एडमिशन। सबके अगेंस्ट जाके चीफ जस्टिस मोहित शाह ने तेरे फेवर में फैसला दिया है। परेशानियों से भागना आसान होता है, मुश्किल वक्त इंसान का इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, हिम्मत करने वाले के कदमों में जहां होता है। सो नमस्ते दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने इरादे से हर उस मुश्किल को, हर उस चुनौती को छोटा कर दिखाया। मेरे साथ है एक डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर रोशन शेख। शी इज़ MBBS MD पैथोलॉजिस्ट, TEDx स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर। शी इज़ 96% डिसेबल्ड। शी इज़ अ बायलैटरल एम्प्यूटी, मतलब उनके दोनों पैर नहीं हैं, बट she is still a survivor, a train accident survivor with us. So welcome Dr. Roshan to our podcast. थैंक यू। So सबसे पहले मुझे बताइए आप कैसे हैं? बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई एम ऑल गुड। और आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ डॉक्टर रितिका भंडारी के साथ। इट्स माय प्लेजर। Yeah. So सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपके बैकग्राउंड के बारे में। मतलब आपका बचपन कैसा था? How was your upbringing? मेरा बचपन एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट था नॉर्मल बच्चों से। मेरे जो डैडी थे वो वेजिटेबल वेंडर थे और हमारे घर में काफ़ी फाइनेंशियली जो हालात थे काफ़ी अच्छे नहीं थे। हम 3 बहनें हैं, एक भाई है, लेकिन उस वक्त आज से तकरीबन 16-17 साल पहले जब मैं छोटी थी तो उस वक्त मेरे अब्बू जो हैं वो कार्ट पर कांदे बटाटे बेचते थे और मैं, मेरा भाई, छोटे हम थे। जैसे कि बहुत सारे लोगों का बचपन खेलने कूदने में जाता है, उनके पास बचपन की बहुत अच्छी अच्छी यादें होंगी, मेमोरीज़ होंगी, बट मेरे पास जो है वो एक ही मेमोरी है कि मैं अपने अब्बू का हाथ बटा रही हूँ। मैं एक मार्केट में ठेले गाड़ी पर कांदा बटाटा बेच रही हूँ, बट मैं उसमें खुश हूँ। मैं एटलीस्ट अपनी फैमिली की हेल्प कर रही थी उस वक्त। तो इस तरह से मेरा बचपन गुजरा। और जैसे मैंने बताया कि मेरे अब्बू जो वेजिटेबल वेंडर थे, तो बहुत सारे दिन हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी आते थे कि हमारे घर पर खाने के लिए भी नहीं होता था। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत खुददार थे, उन्होंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली। लेकिन उसके बाद भी हम सब भाई बहनों ने, पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की और उसके बाद हमारा एक फ़ोकस था। मेरे पेरेंट्स का भी एक बहुत ही क्लियर मैसेज था हम सबके लिए कि कुछ भी हो जाए, भले ही हम 1 या 2 दिन खाना नहीं खाएं, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। एजुकेशन में कभी भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल फ्री बुक्स, फ्री फ़ीस, फ्री यूनिफ़ॉर्म देते हैं। दैट टाइम ये सब अवेलेबल नहीं था। तो हमारे जो स्कूल के यूनिफ़ॉर्म्स होते थे वो बहुत सारी जगहों पर फट जाया करते थे। अम्मी उनको बार बार सिलती थी। मे बी आप सबके लिए बहुत मूवी सीन होगा, बट हम सब ने वो झेला है, हम सब ने उस टाइम को देखा है। तो बहुत सारे हमारे कपड़ों पर पेवन लगे होते थे यूनिफ़ॉर्म्स के, बिकॉज़ बहुत महंगे मिलते थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद भी, ये सारे स्ट्रगल के बाद भी हमने तालीम जारी रखी, एजुकेशन कंटिन्यू करी। Wow, I'm having goosebumps now. So मुझे ये लाइक आप डॉक्टर हैं, MD पैथोलॉजिस्ट है, मीन्स यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, नॉट जस्ट अ सिंपल ग्रेजुएट डॉक्टर। सो ये डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया आपके मन में? कौन आपका मोटिवेशन था बचपन से? ये जो आप इतना लाइक आपका जो इतना डिफ़िकल्ट टाइम था, उस टाइम पे कोई डॉक्टर बनने का सपना, आई डोंट थिंक एक नॉर्मल इंसान ऐसा सोच सकता है। तो वो कहाँ से आपके मन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है?
एक्चुअली जैसे कि फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल थे, तो उस वक़्त बस सुनते थे, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ऑनलाइन नहीं था, गूगल नहीं था, तो उस वक़्त फ़ोन नहीं थे। तो बस सुना था सबसे कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो बचपन में सपना तो था, ड्रीम था, लेकिन ऐसे लगता था कि पता नहीं कैसे फ़ीस भरेंगे। तो वो सपने को थोड़ा साइड रखकर प्लान बी पे सोचना शुरू किया कि शायद टीचर बन जाए। बिकॉज़ हर हुँ, बच्चे की आइडियल बचपन में टीचर होती है, हमें या बड़े होके टीचर बनना है। राइट। तो 8 तक टीचर बनने का ख्वाब था, लेकिन जब मैं 8 में थी, मेरी बड़ी बहन जो है अफ़ीफ़ा, वो उन्होंने 10th क्लियर किया, बहुत फर्स्ट क्लास से डिस्टिंक्शन लिया था उन्होंने। ओह! देन ग्रेट। घर के बहुत फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थे, तो उन्होंने टेक्नीशियन जॉब एक हॉस्पिटल में अप्लाई किया, 2 ओके। पार्ट टाइम टेक्नीशियन जॉब उन्होंने की। तो मैं उनको खाना देने जाती थी, हमारे घर के नज़दीक था हॉस्पिटल। तो मैं जब वो जहाँ जाती थी उनके पास, वो डायलिसिस टेक्नीशियन हैं, तो उनको जब पेशेंट का केयर करते हुए देखती मैं, वो सारी जो दुनिया से मैं उस वक़्त एक्सपोज़र मिला हॉस्पिटल से, तो मैं बहुत एडमायर हुई। और फिर वहाँ से मैंने सोचा और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह बस ऐसा कुछ हालात कर दे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, या फिर एटलीस्ट डॉक्टर नहीं बनूँ, तो मेडिकल फ़ील्ड में मैं चली जाऊँ। क्योंकि उनको देखकर इट्स नॉट जस्ट कि वो सिर्फ़ पैसे कमा रही वहाँ से, इट्स राइट। लाइक कि हम एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, एक नोबल कॉज़ है, और उनकी खिदमत करके जो दुआ ले रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। यू आर द डॉक्टर कि एक डायलिसिस पेशेंट कितना क्रिटिकल होता है। राइट। मतलब एक-एक बूँद पानी के लिए वो लोग तरसते हैं, और जब बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड हो जाए तो कैसी हालत हो जाती है हुँ। उनकी। वो सारा सीन मैं जब देखती थी वो 1 आधे घंटे में, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी और मुझे लगता था मुझे ये करना है। कोई प्रोफ़ेशन हो या ना हो, मुझे इस प्रोफ़ेशन में आना है। तो दैट टाइम तो टेक्नीशियन तक ही जर्नी थी। राइट। जितना आपने तो देखा। यहाँ से मुझे एडमायर मिला मेरी बड़ी बहन से। तो आपने फिर इसके लिए अपनी पढ़ाई पे कुछ लाइक आजकल लोग कोचिंग जाते हैं, तो आपने क्या किया? बिकॉज़ आपका जो सिचुएशन थी उसमें रहते हुए, तो हुँ, हाउ यू हुँ। स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस? क्योंकि नीट और ये सब होता है। यस। एक्चुअली बहुत कॉस्टली था सब कुछ, तो मैंने कहीं पे भी कोचिंग नहीं ली। 10th में मैं जोगेश्वरी में रहती थी, तो मैंने ऑल ओवर जोगेश्वरी टॉप किया इन 2008, 92% लेकर। फिर वहाँ से मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत करेज किया कि नहीं तुम आगे जाओ, बहुत पढ़ो। मेरी बड़ी बहन ने डिस्टिंक्शन लिया था, मैंने 92 लिया। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो हमेशा फेवर में थे लड़कियों की तालीम को लेकर। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, मेरे पेरेंट्स जो है, मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई में हूँ। तो उन लोगों का सोच थोड़ा गर्ल्स एजुकेशन को लेके ऐसा है कि 10th तक पढ़ाई करके शादी कर दी जाए। यस। लेकिन लकीली अल्लाह के करम से मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे निकले इस सोच को लेकर, कि उन्होंने बहुत सारे रिलेटिव्स ने बाइकॉट भी किया, बिकॉज़ उन्होंने मेरी बड़ी बहन को कॉलेज में एडमिशन दिलाया। उस चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें बोली गई मेरे पेरेंट्स को, बहुत नेगेटिव बात भी बोली गई कि आप लोग लड़कियों की कमाई खाने के लिए उनको हुँ। पढ़ाई करा रहे हो, आप लोग शादी करा दो, यही उनका कर्तव्य है, एक लड़की को सिर्फ एट द एंड कुछ खाना पका के खिलाना है और फैमिली की अपब्रिंगिंग करनी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा नहीं था उनका सोच, तो बहुत सारा बाइकॉट हुआ, रेस्ट्रिक्शन हुआ, बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन मेरे पेरेंट्स अपने उस फैसले पर डटे रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस फैसले को लेकर आज एज़ अ एमडी पैथोलॉजिस्ट यस। मैं हूँ, तो बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ राइट। अल्लाह की और मेरे पेरेंट्स की, कि उन्होंने उस वक़्त अपने डिसीजन पर खड़े रहे और दूसरों की नहीं सुनी और हमें एजुकेशन दिलाया। या डेफिनेटली यू हैव द स्पार्क, वो तो उनको भी दिखा और आपके टीचर्स को भी दिखा, एंड यू आर एन एग्जाम्पल टू अस। सो अभी मैं उस इंसिडेंट पे आना चाहूँगी जो आपकी लाइफ का दैट टर्निंग पॉइंट बना, बिकॉज आई रिमेंबर जब हम बात भी कर रहे थे, यू आर गोइंग फॉर सम कोचिंग और सम आई थिंक फॉर सम एग्ज़ाम ओनली जब आप जा रहे थे। तो व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? अभी आपको कैसे याद आता है उसके बारे में, एंड व्हाट वाज दैट एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन यू वर देयर? सो क्या हुआ था? एक्चुअली जब मैंने 10th क्लियर किया, टॉप किया, तो अभी डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना था। और मेरी फैमिली कहीं न कहीं ऐसा था कि उन्हें को एजुकेशन में एडमिशन नहीं देना था मुझे, कोई गर्ल्स कॉलेज हो उसमें एडमिशन लेना था मुझे। और मैं जोगेश्वरी में रहती थी,
और बहुत ढूँढने के बाद हमें एक गर्ल्स कॉलेज मिला जो बांद्रा में है। तो जोगेश्वरी टू बांद्रा मेरा रोज़ का लोकल ट्रैवल से सफ़र होता था। मैंने 11th में एडमिशन लिया अंजुमन इस्लाम कॉलेज में, और इट वाज़ आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे मेरे। ओके। मैथ्स का पेपर देकर मैं रोज़ की तरह ही घर के लिए मैंने ट्रेन पकड़ी बोरीवली की, और उस वक्त मेरे दिमाग में बस चल रहा था कि नेक्स्ट पेपर के लिए मैं फ़ोकस करूं, और मेहनत भी बहुत करनी थी बिकॉज़ मैंने कोचिंग नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। और मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ, 10th तक मैंने उर्दू मीडियम से किया है। तो सडनली सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में आ गए, इवन तो हमारा साइंस भी उर्दू में था, साइंस भी इंग्लिश में आ गया। तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे डिक्शनरी देखनी होती थी, और उस वक्त सेल फ़ोन नहीं था, गूगल नहीं था, तो इतने सारी मुझे सपोर्ट नहीं था किसी का। बस मेरी बड़ी बहन थी जो मुझे समझाती थी, और कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उसके बाद ये सारी डिफ़िकल्टीज़ जहन में चल रही थी, और मैंने बोरीवली की ट्रेन पकड़ी बांद्रा स्टेशन से। मैं ट्रेन में बैठी, रोज़ की तरह ही मैं अपना एग्ज़ाम पेपर देख रही थी, और अंधेरी स्टेशन आया। अंधेरी के बाद जोगेश्वरी आता है। तो अंधेरी स्टेशन से जब ट्रेन चली तो मैंने सोचा कि जोगेश्वरी में काफ़ी भीड़ हो जाएगी, और इट वाज़ 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके। रश आवर था। तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेन उतरने के लिए मैं अपनी सीट से आगे आ जाऊँ, नहीं तो फिर जगह नहीं मिलेगी। तो उस बीच में मैं अपनी सीट से उठी और दरवाजे की तरफ आई। ट्रेन अंधेरी स्टेशन से निकल चुकी थी, और उस बीच में ही आई डोंट नो कुछ ब्लैकआउट हुआ, और मैं चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी। 2 स्टेशंस के बीच में मैं गिरी, और जिस वक्त मैं गिरी मुझे नहीं याद मैं किस तरह से गिरी, लेकिन 1 मिनट बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो ट्रेन बहुत ही तेज़ी से मेरे सर के ऊपर से जा रही थी, और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये ऐसे अचानक क्या हो गया है। और काफ़ी देर बाद ट्रेन के पूरे डब्बे चले गए, मैंने अपने आप को देखा, मैं अपने आप को रियलाइजेशन के फेज़ में हूँ कि मैं मतलब कैसे ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता। और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, मैं सो गई हूँ, देर रात तक मैं पढ़ाई करती रही थी, मैं सो गई हूँ ट्रेन के डब्बे में सीट पर बैठे बैठे। तो मैंने अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जाग जाऊँ और ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाए। हम कोई एक बुरा डरावना ख्वाब सपना देखते हैं है, ना, बुरा राइट। सपना कई बार देखते हैं, तो जब उठते हैं तो सब नॉर्मल होता है। तो मैं उसी की उम्मीद कर रही थी कि मैं जब उठूं और सब नॉर्मल हो जाए, मैं ट्रेन में पाऊँ खुद को। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मैं जब उठी बहुत मल्टीपल टाइम्स खुद को जगा रही हूँ कि मैं जाग जाऊँ, और मैंने देखा मैं उस वक्त बुरके में थी। मेरा जो राइट पैर है वो थाई से कट चुका था, और बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। रेलवे ट्रैक पर मैं थी, और उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं उसी जो ट्रेन में मैं बैठी थी, मैं गिर गई हूँ। और मैं पहले कोच में थी, पहले डब्बे में थी, और वो पूरे 12 डब्बों की ट्रेन मेरे पैरों को कुचलते हुए चली गई है। बहुत दूर बाद ट्रेन दिख रही थी मुझे रुकी, मैं 2 स्टेशंस के बीच में गिरी थी, कोई हेल्प नहीं थी। मैं बट कॉन्शियस थी, मैंने खुद को देखा, और बस अल्लाह से दुआ कर रही थी उस वक्त कि या अल्लाह मेरी फैमिली को कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, बिकॉज़ कोई मुझे उस हेल्प। वक्त यस। लावारिस की तरह नहीं मरना था। बस मैं कंटिन्यूअसली प्रे कर रही थी, दुआ कर रही थी, बस अल्लाह फैमिली को पता चल जाए, बिकॉज़ फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई हेल्प के लिए नहीं था। और 2 स्टेशंस के बीच में गिरना, वो लोगों को कनेक्टिविटी भी हेल्प नहीं आने है। में काफ़ी टाइम लगा। तो बिल्कुल। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स में ट्रैक पर थी, ब्लीडिंग के साथ में। और जब लोग आए तो लोग ऐसे मेरे एतराफ़ में खड़े हो गए आसपास, और मैं बहुत रो रही थी। मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने सबसे पानी मांगा, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने कहा कि किसी के पास फ़ोन है, मैंने अपने बैग से डायरी निकाली, घर का नंबर दिखाया, उनको रिक्वेस्ट किया रो रो कर मेरे घर पर फ़ोन कर दो। बट दैट टाइम लोगों को फ़ोबिया बहुत था पुलिस का, कि ये सारे जो भी एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे तो बार बार पुलिस बुलाएगी। मे बी अवेयरनेस नहीं थी, किसी ने भी हेल्प नहीं की उस वक्त, किसी ने भी किसी ने भी नहीं हेल्प। की। एंड आफ्टर सम मोर मिनट्स एक शख्स आए, शादाब नाम था उनका, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, और अभी तक रेलवे की कोई हेल्प नहीं आई थी।
और उन्होंने मेरे घर पर इन्फॉर्म किया। उसके बाद रेलवे वर्कर्स ने वो ट्रॉली लेकर आए, मुझे अंधेरी स्टेशन शिफ्ट किया। स्टेशन पे मैं काफ़ी देर थी, पुलिस आई बट और फर्स्ट एड अभी तक नहीं मिला नहीं, था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस मुझे ट्रॉली में उठाकर रखा गया और स्टेशन पे भी मुझे ट्रॉली में नीचे रखा गया। मैं आते-जाते लोगों को देख रही हूँ। तो वो मोमेंट जो है वो इतना पेनफुल था और इतना डरावना था कि मतलब हर एक मिनट जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। और सबसे बड़ा रिग्रेट यही था कि मेरी फैमिली पास में नहीं है, पता ही पता नहीं मेरी नहीं है। बॉडी के साथ क्या होगा। तो अल्लाह के करम से पुलिस आई, फिर मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए जो नियर बाय था। वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स स्ट्राइक चल था। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और आया मेरी लाइफ में कि डॉक्टर स्ट्राइक था, नर्सेस अवेलेबल थे, बट यू नो दैट दैट टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बहुत गंदा सेटअप था, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। मैं अगेन ट्रॉली पर थी, पुलिस ऑफिसर मेरे साथ में थे, वो सारी नर्सेस को पकड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि देख लो, बच्ची को देख लो। एंड आई वॉज जस्ट 16 years old दैट टाइम। तो मेरा पैर कटा हुआ है, मुझे पता है, ब्लीडिंग हो रही है, मैं प्रे कर रही हूँ मेरी फैमिली पास में हो, डॉक्टर्स नहीं है वो मुझे पता चला और मैं कॉन्शियस हूँ अभी तक। फिर एक नर्स आई, 2-3 नर्स आई, उन्होंने सुपरफिशियल ड्रेसिंग की। मेरा जो थाई का पार्ट था वो नीचे मसल से थोड़ा टैग था, पूरा पैर वो उन्होंने थोड़ा सा काटा, ड्रेसिंग किया। बट डॉक्टर्स हेल्प अभी तक नहीं थी क्योंकि स्ट्राइक था। एंड आपके पेरेंट्स? उसके नहीं, पेरेंट्स को पता ही नहीं, अभी तक फैमिली में इन्फॉर्मेशन नहीं गई थी। और जो कॉल लगा था वो मेरे बहन के इन लॉज को गया था। तो काफ़ी देर बाद उनको पता चला। तो मेरा जब ड्रेसिंग हो रहा था उस वक्त तक फैमिली को इन्फॉर्मेशन मिली, फैमिली आई और फैमिली का एक मेंबर देखकर मुझे सुकून मिला कि अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। मेरी फैमिली को पता चल गया है। और शाम तक मेरा एक्सीडेंट 10-11 बजे के बीच हुआ, हॉस्पिटल लेकर जाया गया उस बीच में, और 6-7 बजे तक मुझे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, ना मेरा ऑपरेशन हुआ ना कुछ हुआ। ये कौन और से ईयर की बात है? ये 2008 की बात है, 7 अक्टूबर वॉज द डे। और मेरा जो एचपी था वो 2 पॉइंट तक ड्रॉप हो चुका था। और बट मैं कॉन्शियस थी और मैं बस अल्लाह से दुआ कर रही थी, अल्लाह जो भी है मेरी किस्मत में वो आपके हाथ में है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली थी मेरे साथ में, तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी कि फैमिली है। फिर फैमिली ने बहुत डामा लिया, बहुत सारे उसमें भी प्रॉब्लम्स हुई। फाइनली डामा लेकर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया। वहाँ जाकर मुझे फाइनली एनेस्थाइज किया गया और मेरे मल्टीपल ऑपरेशंस हुए। सो इट वाज आई कांट इमेजिन, मतलब आप खुद एक जो डॉक्टर बनना चाहता है और जब उसके साथ ये एक्सपीरियंस होता है, इट इज़ मतलब आई एम हैविंग गूज बम्स राइट नाउ बिकॉज बट आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा जो मेडिकल सिस्टम है ना, स्पेशली दिस गवर्नमेंट सेटअप, ठीक है आज फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट है बट Yes. बहुत ज़्यादा लैक्यूने अभी भी है। बिकॉज एमरजेंसी कांट वेट, और डॉक्टर्स के लेवल पे खुद फिर भी वो कुछ एक्शन ले भी ले, बट सिस्टम ऐसा है कि दे कांट गो बिकॉज डॉक्टर पेशेंट रिलेशन रेशो जो है वो काफ़ी लेस बहुत है, कम है। बहुत कम है। एंड इवन अभी भी महाराष्ट्र जैसे शहर, मतलब Yes. इस फिर भी बहुत ज़्यादा कम है। हम्म, सो अभी हम आते हैं कि ये सब आपकी लाइफ एक झटके में ही बदल गई, जब Yes. तक आपको रियलाइजेशन हुआ एंड बाय गॉड ग्रेस आपका सर्जरीज हुआ एंड लाइक इट वेंट वेल एंड आप रिकवर हुए। बट दैट फेज जब वो सब हो रहा था, आपकी फैमिली एंड आजकल फिजिकली हैंडीकैप को अदरवाइज ऑल्सो हमारी सोसाइटी एक अलग एंगल से देखती है। और बीइंग अ गर्ल, जबकि आप ब्रिलियंट थे, यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड यू आर परफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग, बट वो माइंडसेट एंड आपका सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी का आपके प्रति नज़रिया एंड योर मॉरल, वो सब कैसे आपने डील किया फॉर दैट वेरी मोमेंट व्हेन यू गॉट लाइक व्हेन यू आर हील्ड बट स्टिल दीज ऑल सर्कमस्टांसिस वर इन एंड अराउंड यू? तो उस टाइम पे व्हाट वाज योर सुपर पावर? आपने वो कैसे डील किया उस सिचुएशन से? जब एक्सीडेंट हुआ मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, दैट टाइम तो मुझे इतना ही पता था मेरा राइट पैर नहीं रहा है, थाई से कट गया है। एंड आई वॉज सो श्योर अबाउट लेफ्ट पैर ठीक है, बिकॉज मैं उसी के ऊपर ही बैठी थी रेलवे ट्रैक पर। लेकिन जब प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करके मेरे मल्टीपल ऑपरेशंस हुए, सर्जरीज हुई,
एंड आफ्टर सो मैनी डेज़ मैं जब होश में आई तो मेरी बड़ी बहन मेरे पास में थी, और वो मेरी बड़ी बहन उसी हॉस्पिटल में डायलिसिस टेक्नीशियन थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे फैमिली को ऐसा लगा कि शायद मुझे पता नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पैर कट गया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि रोशन, तेरा पैर कट गया है, मतलब तेरा एक्सीडेंट हो गया, तू चलती हुई ट्रेन से गिर गई थी। तो मैंने बहुत नॉर्मली उनको बताया कि आई नो मेरा एक पैर कट गया है, बट मुझे ज़्यादा शौक उस बात पे लगा जब शी सेड कि नहीं बेटा, तेरा एक पैर नहीं, तेरे दोनों पैर कट गए हैं। तो वो मोमेंट मुझे और तकलीफ़ दिया उस मोमेंट के बदले कि मैं मेंटली बहुत स्टेबल थी कि हाँ, एक्सीडेंट हुआ है, पैर कट गया है एक, मैं ठीक है, अभी तक उतना जितना शॉक झेलना था बॉडी को, मेरे ब्रेन को झेल लिया था। लेकिन अनदर जो आया मुझे शॉक, कि मेरा लेफ़्ट पैर भी कट गया है, वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। और फिर सारे जो एक सोसाइटी की जो सोच होती है डिसेबिलिटी को लेकर, और आपने जैसा बताया बीइंग अ गर्ल डिसेबल होना, स्पेशली दोनों पैर एक एक झटके लम्हे में में। खो जाना अचानक से, और उस वक्त जब फैमिली के पास कुछ भी पैसे नहीं है, 1000 रुपीज़ थे फैमिली के पास जो ओनर को देने थे, घर के ओनर को। तो दैट टाइम फैमिली के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मेरे लिए डिफ़िकल्ट था सोचना। और उस वक्त जो लोग मुझे देखने आते थे, तो जो एक सोसाइटी का टर्म है, एक नॉर्म्स है कि डिसेबिलिटी को देखकर किसी के दिल में भी सिंपैथी आती है, एम्पैथी आती है, और सिंपैथी में वो ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो हमें भी रियलाइज़ नहीं होता है कि जो जिसके लिए बोला जा रहा है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। तो मे बी वो मेरे पेरेंट्स के लिए अच्छे के लिए बोल रहे होंगे, या उनको तसल्ली देने के लिए बोल रहे होंगे, बट सम ऑफ देम वेर सेइंग कि यार एक तो लड़की है, 16 साल की है, दोनों पैर कट गए हैं, फिज़िकल डिसेबल हो गई, लाइफ टाइम परमानेंट डिसेबिलिटी है इसके पास, फैमिली के पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। तो ऐसी सारी कंडीशंस में इसका ज़िंदा रह के क्या मतलब है? ये तो लाइफ टाइम फैमिली पे बोझ रहेगी, सोसाइटी पे बोझ रहेगी। तो वो सारी बातें मैं भी सुनती थी, मैं जब होश में आती मैं सुनती ही उस चीज़ को, और मैं खुद भी रियलाइज़ करती कि एक्चुअली मैं अब क्या करूँगी ज़िंदगी में। बिकॉज दैट टाइम डॉक्टर, इट वाज लाइक कि मैं मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं बार बार, और मेरा स्किन ग्राफ्टिंग हो रहा है, मेरी थाई की स्किन को पील करके यहाँ लगाया गया है, इसका दर्द अलग होता था मुझे। मेरी जब ड्रेसिंग होती थी, हॉस्पिटल वाज इन बेसमेंट, और फर्स्ट फ्लोर तक मेरी चीखें गूंजती थी। मेरी फैमिली मुझे बताती है इतना पेनफुल था वेरी दौर। पेनफुल, मैं उस फिज़िकल पेन में मैं अपने दिमाग में भी लड़ रही हूँ खुद से, और कहीं ना कहीं अपने अल्लाह से भी लड़ रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। मैं वो सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि मैंने कोई भी सिन नहीं किया, गुनाह नहीं किया। आई वॉज जस्ट 16 ईयर्स, मैं घर से सिर्फ कॉलेज जा रही थी, तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, और मैं क्या करूँगी अभी। और ये भी कहीं ना कहीं माइंड में चलता था कि हॉस्पिटल बिल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल है, लाखों में तो जा ही रहा होगा, मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो मेरी फैमिली कैसे करेगी, ये सब मैनेज कैसे करेगी। तो वो सारी सोचें, बहुत लड़ाई चलती थी ब्रेन में, फिज़िकल पेन होता था। बट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, आई गॉट अ वेरी वेरी गुड डॉक्टर इन माई लाइफ, डॉक्टर संजय कंथारिया, जो मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। उन्होंने मुझे आज तक लाइफ में बहुत मेंटोरशिप दी, उन्होंने बहुत गाइडेंस दी, और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके साथ सॉल्यूशन भी आपके आसपास होता है। वी जस्ट हैव टू थिंक, और उसके ऊपर काम करना होता है, गिव अप नहीं करना होता है। तो उन्होंने मुझे सारी बातें समझाई, उन्होंने मुझे समझाया, बेटा तेरा क्या ड्रीम था। मैंने कहा सर मुझे डॉक्टर बनना था। बोले तू बनेगी ना। मैं ना ऐसे दिल में सोचती थी कि क्या मजाक कर रहे हैं सर मेरे साथ। मैं उस वक्त ऐसा टाइम था मेरे पास कि मैं बेड रिडन थी, मल्टीपल स्टेजेस थी, मैं करवट नहीं ले पाती थी खुद से। मेरी अम्मी मुझे उठाती थी, वॉशरूम लेके जाती थी। वो 16 साल की बच्ची के लिए बहुत पेनफुल मोमेंट था। मेरे लिए वो मोमेंट ज़्यादा पेनफुल था रेदर देन एक्सीडेंट, कि मैं एक
डिपेंडेंट हो गई हूँ मेरी फैमिली पर बेसिक्स चीज़ के लिए। मतलब वॉशरूम जाना इज़ अ वेरी बेसिक नीड, खाना खाना बेसिक नीड, करवट लेने के लिए भी मैं अम्मी के ऊपर डिपेंड हो गई हूँ। मैं मतलब कितनी तकलीफ़ दे रही हूँ फैमिली को, बहुत बहुत लड़ाई चलती। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मिली है मुझे, मेरी फैमिली मिली है। मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, भाई बहन, और उससे बढ़कर मेरी जो बड़ी बहन के हस्बैंड है, उनके इन लॉज, उन लोगों के साथ फैमिली सपोर्ट हो आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी लाइफ में बिल्कुल। बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो मेरे एक्सीडेंट है। मैं 16 साल की थी, मेरे पास कुछ नहीं था, ना सेविंग्स थी, ना इतना मैच्योर मेरा दिमाग था। लेकिन उस टाइम पर एक फैमिली ने जिस तरह मुझे सपोर्ट करके स्ट्रॉन्ग बनाया, और मेरे टीचर्स, स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स थे, इन सारे लोगों ने, और डॉक्टर संजय कंथारिया का जो पुश था मेरे लिए लेकर कि बेटा तू डॉक्टर बनेगी, मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। तो दैट टाइम तो इंटरनेट नहीं था, कुछ पता नहीं था कि आर्टिफिशियल लेग्स होते हैं, प्रोस्थेसिस होता है, मैं अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकती हूँ, ऐसा कुछ पिक्चराइज नहीं था। बट वो जब बोलते थे तो मैं ऐसे सोचती थी कि क्या पता मुझे, मैं शायद डिप्रेस्ड नहीं हो जाऊं, इसलिए वो तसल्ली दे रहे हैं, झूठी तसल्ली। कौन बनेगा डॉक्टर ऐसे में? मैं खुद से उठ नहीं पा रही हूँ, मैं खुद का कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं पता नहीं ज़िंदगी में कभी खड़ी हो पाऊँगी। वो तो क्वेश्चन ही नहीं था मेरे दिमाग में कि मैं कभी खड़ी हो पाऊँगी। व्हील चेयर पर बैठ के कौन डॉक्टर बनता है? वो सोच था। बट सपोर्ट तो पूरा मिला मुझे फैमिली से। टीचर्स, मेरे संजय कंथारिया सर डॉक्टर, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उस डिप्रेशन से ओवरकम करके, उस एक्सीडेंट से बाहर निकालने में। या सो आई थिंक ही वॉज अ सुपर पावर यस, इसके पीछे। यस, एंड एक सही मेंटोर का होना, और दैट टू अ डॉक्टर, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग। वो आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज कर डेफिनेटली। सकता है। एंड आई कैन गेट थ्रू योर स्टोरी डेफिनेटली। सो अभी आप जैसे जैसे रिकवर हुए, तो फिर भी आपके अंदर वो जज्बा था कि मुझे अभी भी डॉक्टर बनना है, या फिर मन में कहीं तो डर होगा कि ठीक है, बोलने के लिए तो बोलते हैं, बट पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी क्या नहीं। एंड आई एम श्योर आपकी मदर का ज़रूर इसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है, बिकॉज़ जो माँ होती है वो हर टाइम आपके साथ होंगी, आपकी ड्रेसिंग में, जो आप बोल रहे हो कि एक वॉशरूम जाने तक भी। तो आपकी मदर आपसे जो कन्वर्सेशन करती होंगी उस टाइम पे, आई वांट टू लिसन टू दैट, कि वो कैसे आपके मॉरल को बूस्ट करती थी। उनको भी सब सिचुएशन का पता था, और वो एक एक्सपीरियंस, एक एजेड पर्सन थे उस टाइम पर। वो जानते थे कि सिचुएशन में कैसे आप उसको पार करके और अपने एम तक पहुंच पाओगे। तो आपकी मदर आपसे क्या बात करती थी एग्जैक्टली उस टाइम फ्रेम में? जब डॉक्टर बोलते थे मुझे कि तू डॉक्टर बनेगी, तू हिम्मत मत हार, बहुत सारे लोग बोलते थे मुझे मोटिवेट करने के लिए, जो मेरे नियर बाय क्लोज वंस थे। तो मैं सबको यही कहती थी कि ये लोग मुझे तसल्ली दे रहे हैं, मेरी लाइफ में अभी कुछ बचा ही नहीं है। मैं खुद को एक्चुअली बर्डन समझने लगी थी कि मैं बोझ हो गई हूँ। लाइक अदर डिसेबल पीपल जैसे सोसाइटी उनके साथ ट्रीट करती है, मेरे साथ भी वही होगा। जब तक मेरी मम्मी हैं, पेरेंट्स हैं, मुझे देखेंगे, भाई है देखेंगे, उसके बाद मेरी लाइफ क्या होगी? तो मैं बहुत शिकवे करती थी, मैं बहुत क्वेश्चंस करती थी अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे क्यों दूसरी लाइफ क्यों दी? लिटरली चलती हुई ट्रेन से, फास्ट चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद भी आपका ज़िंदा रहना इज़ अ मिरेकल थिंग। और मेरी बॉडी में कहीं भी चोट नहीं आई, जस्ट मेरे 2 पैर गए थे। तो वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे सेकंड बर्थ मिला है अल्लाह की तरफ से। बट वो बर्थ क्यों मिला है, वो क्वेश्चन अभी भी था कि मुझे क्यों ज़िंदा रखा गया। और जब डॉक्टर बोलते थे, मेरे टीचर्स बोलते थे आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मेरे फैमिली को बोला था कि इसको ज़्यादा पैम्पर नहीं करना है, इसको पढ़ाई में ध्यान दो। मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप कॉलेज में जो भी लेक्चर देते हो आप इसको आकर घर पे पढ़ाओ। तो आई एम लकी कि मुझे वैसे फ्रेंड्स मिले, टीचर्स मिले, मुझे घर पे आकर वो पढ़ाते थे। वो जो ईयर था 11th का, मैंने स्किप नहीं किया। इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी मैंने व्हीलचेयर पे जाके एग्ज़ाम दिया। मैंने जोगेश्वरी से बैंड्रा, मेरी अम्मी मुझे गोद में उठाकर रिक्शे में बिठाया, फिर वहाँ से वहाँ की जो प्यून्स होती हैं उन्होंने मुझे सेकंड फ्लोर पे, लिफ्ट नहीं थी प्रैक्टिकल के लिए, सेकंड फ्लोर पे मुझे ऐसा गोद में उठाकर लेकर जाया गया।
मैंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया, व्हीलचेयर पे एग्ज़ाम दिया। मैंने 12th का भी एग्ज़ाम व्हीलचेयर पे दिया। ग्रेट मैंने ग्रेट। डिस्टिंक्शंस लिया 12th में। ओ, और ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैंने देखा सोसाइटी का नज़रिया मुझे लेकर, डिसेबिलिटी को लेकर। और मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि देख बेटा, अगर तू ऐसा सोच रही है कि तू डिसेबल हो गई है, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। अगर तुझे तकलीफ़ हो रही है कि सोसाइटी तेरे बारे में क्या सोच रही है, सोसाइटी तुझे रियलाइज़ करा रही है कि तू बोझ है, तो तू बोझ बन के मत दिखा उनको। तू ये जो स्टिग्मा है, सोसाइटी का सोच है, इसको चेंज करने की कोशिश कर। तू पढ़ाई में अच्छी है ना, तुझे डॉक्टर बनना है, तू ये चेंज करना, ये सोच चेंज कर। तू खुद से वादा कर, तू घर पे पढ़। बहुत सारी ऐसी हेल्प है, बहुत सारी ऐसे होते हैं चीज़ें कि अगर तू मेहनत करेगी, तू आगे आएगी, तो क्या पता तेरे साथ, तेरी लाइफ के साथ साथ तू बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करे। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए कुछ। अगर शायद मुझे वो एग्जाम्पल सेट करना क्वेश्चन का है। आंसर मिल रहा था राइट। कि मुझे अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी क्यों क्यों दी। दी। लेकिन कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आते थे। जब पेन होता था अनबियरेबल, तो मैं बहुत रोती थी और अल्लाह से बहुत शिकवे करती, अल्लाह तूने मुझे क्यों ज़िंदा रखा, मैं बोझ बन गई हूँ, मुझसे नहीं होता है। और मुझे ना एक्सीडेंट के बाद जब मैं व्हीलचेयर बेस थी, तो लोगों को फेस करने के लिए भी डर लगता था। और वो जहन में होता था मेरे कि मैं व्हीलचेयर पे जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका था खुद को लेकर कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। आई वॉज लाइक ज़ीरो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोझ हूँ। तो मैं अल्लाह से जब रोती थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा देखो, हमारी लाइफ में, इस दुनिया में हर एक चीज़ अल्लाह से, अल्लाह की दी हुई है। और ये जो बॉडी है, ये भी हमें अल्लाह ने दिया है, और दिस इज़ ये अमानत है अल्लाह की आपके पास। तो अगर अल्लाह ने उस अमानत, हम किसी के पास अगर पैसे रखवाते हैं अमानत के लिए, और वो पैसा जब वापस लेते हैं, तो उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए जिसके पास पैसा रखा है। तो दिस बॉडी इज़ फ्रॉम अल्लाह। तो अगर उसने तुमसे 2 पैर ले लिए, तो तुम क्यों इतना रो रही हो? तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए अल्लाह का कि तुम्हारे जहन को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे ब्रेन में चोट नहीं आई, तुमको मौत नहीं मिली, फैमिली तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पास में है, और अल्लाह ने तुमको इतना अच्छा दिमाग दिया है, तुम कुछ भी कर सकती हो उसको लेकर। वाई यू डोंट थिंक अबाउट योर एबिलिटी? सिर्फ डिसेबिलिटी को लेकर रोना क्यों है? रोने से कुछ मिलने वाला है? डिसेबिलिटी परमानेंट है, इसके साथ तुम और कुछ नहीं कर सकती हो। बट जो दूसरी ज़िंदगी मिली है, हॉस्पिटल में हम देखें, आईसीयूज़ में, हम आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, हम देखते हैं फैमिलीज़ रोती है, उस बेड पर पड़ा हुआ पेशेंट रोता है एक एक मिनट के लिए, और कितने खर्चे कर देते हैं लोग, करोड़ों में बिल्स जाते हैं आईसीयू के, सिर्फ इंसान ज़िंदा रहे। तुमको तो अल्लाह ने ज़िंदा रख दिया ना, दूसरी ज़िंदगी दी है, कितने लोग उस ज़िंदगी के लिए रो रहे हैं। तो जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और इसके साथ कुछ सेट करो। क्या पता अल्लाह ने फ्यूचर में कुछ रखा हो तुम्हारे लिए, बड़ा गिफ्ट जो तुम अभी नहीं देख पा रही हो। ऐसा होता है, फ्यूचर कोई भी नहीं देख सकता, हम बहुत मामूली इंसान हैं। तो उस फ्यूचर को देखने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम सिर्फ रोती रहोगी यहाँ पर बैठकर, घर पे बैठकर, कि मैं डिसेबल हो गई हूँ, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये शिकायत करते रहोगी, कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगी। तो अम्मी ने जब एक दिन जो ये सारी बातें समझाई, तो इट्स लिटरली हिट माई माइंड। सीरियसली, मैं अगर रोती रहूँगी तो मैं कहाँ आगे बढ़ूँगी। और मुझे, जो मैंने कुछ दिन पहले एक खुद से अहद किया था, प्लेज लिया था कि मुझे सिस्टम को दिखाना है, मुझे सोसाइटी को दिखाना है कि डिसेबिलिटी के बाद मैं बेकार नहीं हूँ, या कोई भी बेकार नहीं होता। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो बहुत कुछ हम भी सोसाइटी को दे सकते हैं। तो वो चीज़ को फोकस किया मैंने, अम्मी की बात को फोकस किया। वहाँ से मैंने जो अल्लाह को लेकर ग्रेटफुल हुई हूँ, मैंने फिर कभी शिकवा नहीं किया अल्लाह से, कभी भी शिकायत नहीं की। मैं बस सोचती थी, और वहाँ से मेरा ना लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हुआ, ज़िंदगी को लेकर नज़रिया चेंज हुआ कि सीरियसली मेरे पास सिर्फ 2 पैर नहीं है, क्या पता अगर 2 हाथ नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती।
मतलब जिनके पास 2 हाथ नहीं है, उनकी लाइफ तो कितनी क्या डिफ़िकल्ट है, मुझसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ है उनकी। जिनके पास आँखें नहीं है, उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। राइट। मतलब और जो बच्चे मतलब जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है बचपन में, उन्होंने तो फैमिली का प्यार ही नहीं देखा। एटलीस्ट मेरे पास दुनिया की बेस्ट फैमिली है। मतलब मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं ग्रेटफुल होने के लिए, मैं ये सारी चीज़ों को साइड में रखकर सिर्फ डिसेबिलिटी पर रो रही हूँ। वो नज़रिया चेंज हुआ ना, उसके बाद से जो पॉजिटिविटी आई लाइफ में, फिर मैंने कभी भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, ना किसी और से शिकवा किया। और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरी एक्सीडेंट को हो गया है ऑलमोस्ट 16-17 साल। मेरी फैमिली या मेरे पेरेंट्स में से कभी भी किसी ने मेरी डिसेबिलिटी को लेकर एक आंसू नहीं बहाया है। उनका फेथ इतना ज़्यादा है अल्लाह पर कि अल्लाह ने मेरी बेटी के लिए, मतलब दैट टाइम जब एक्सीडेंट हुआ था मैं 16 साल की थी, कोई भी माँ के लिए बहुत बड़ा सदमा था कि उसकी एक बिल्कुल। जवान बच्ची का 2 पैर नहीं है। माँ बाप बेटियों के लिए खासकर उनके फ्यूचर के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, यस, शादी कौन शादी। करेगा, यस। उस क्या करेगी मेरी बेटी, हमारे मरने के बाद क्या होगा बेटी का, जो डिपेंडेंट है। बिल्कुल। बट दैट टाइम भी मेरे दोनों पेरेंट्स, मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग बिलीफ था कि जो हुआ है ना अच्छा हुआ है, फ्यूचर में तेरे लिए बहुत बड़ा रखा है, बहुत कुछ बड़ा रखा है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी मेरे लिए फ्यूचर में क्या बड़ा था। बट वो मेरे बाद जहन में आई और मैंने उस पर अमल शुरू किया। और मैंने सोचा कि बस एक ही चीज़ है मेरे पास, पढ़ाई, एजुकेशन। इसी से मैं लोगों की सोच बदल सकती हूँ, खुद की लाइफ बदल सकती हूँ, और मेरे पेरेंट्स को भी जो भी उनका सपना है वो पूरा कर सकती हूँ। वाओ। सो राइट, आई थिंक वो जो एक सीड आपके मदर ने आपके अंदर यस, था और जो वो ग्रो करके अब आया है, सो आई थिंक दैट टोटली शिफ्ट्स, मतलब वो एक लेंस ही बदल गया ज़िंदगी को देखने का, एंड इट मेक्स अ डिफरेंस। एंड हैट्स ऑफ, लाइक हर एक अपनी मदर को प्रेज करता है, बट ऐसे इंस्टांसेस में जैसा आपका है, इट्स अ वेरी रेयर थिंग कि आप बच्चे को उन्होंने तैयार करके स्कूल भेजा एंड आए तो ऐसा मिस हैपनिंग हुई, किसी ने सोचा नहीं होगा। एंड एक लड़की के लिए दैट टू इन दैट सोसाइटी, आप बोल रहे हो कि पढ़ने के लिए भेजना ही इज़ अ रिस्ट्रिक्शन था। यस, तो उस माइंडसेट, मतलब उस चलते हुए उस माइंडसेट से आपको आगे लेके जाना, पुश करना, आई थिंक योर मदर हैज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल हेयर। एंड मैं यही सुनना चाहती थी कि वो क्या बोला उन्होंने जिससे ये सब बदल गया, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी, उनके लिए भी ये ईजी नहीं होगा। वो भी आपके साथ उस हर पल ऑफ में कोर्स, उन्होंने आपके साथ वो बिताया है, और वो जब आपको कोई कुछ बोलता था तो उनको उससे भी ज़्यादा पेन रहता डेफिनेटली, होगा। तो बहुत। अभी शी इज़ द मोस्ट प्राउड, यस। शी विल फील वेरी प्राउड ऑफ यू, लाइक वो तो हम सभी कर रहे हैं। सो MBBS वॉज इन मुंबई, मुंबई में किया आपने, कहाँ पे आपको मिला? बिकॉज यस, हमारे टाइम पे इट वॉज नीट, आपके टाइम पे क्या था? हमारे टाइम पे सीईटी था, हाँ। 12 डिस्टिंक्शन से लिया, देन सीईटी भी बाय द टाइम प्रिपेयर किया, ओके। और 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन पीएच कोटा। अच्छा, देयर वाज अ स्टेट PMT, यस, लाइक प्री यस, मेडिकल टेस्ट। यस। ग्रेट। तो यू वर थर्ड। 3rd रैंक इन पीएच कोटा। ओके। बट बहुत खुशी हुई थी, फैमिली वाज लाइक कि ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम कम ट्रू। और अब तो मेरी बेटी को डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। और उसी टाइम फ्रॉम 2008 को एक्सीडेंट हुआ, 2 सालों में मैंने इस प्रोस्थेसिस से चलना फिरना शुरू किया था। ओके। और इट वाज लाइक सेम जैसा एक छोटा बच्चा चलने की प्रैक्टिस करता है। बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, बहुत पेनफुल था वो भी। हर एक दिन जब मैं इस चीज़ से चलती थी, वॉकर लेकर शुरुआत हुई, वॉकर से तो मेरा पूरा स्टम्प, जो मेरा लाइनर है वो पूरे खून से भर जाता था, ब्लीडिंग होती थी, मल्टीपल ब्रूजेस आते थे, कट्स होते थे, पस फील्ड लीजन हो जाते थे। बट एक वही गोल था कि अब नहीं रुकना है, अब कुछ ना कुछ करना है, भले ही डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर ही बन के दिखाना है, क्योंकि उसी से जो बहुत सोसाइटी का जो चेंजेस होगा। तो वो मैंने खुद से प्लेज किया था और वो गोल सेट किया था। वो गोल के लिए मुझे मेहनत करनी थी, खुद के लिए भी और मेरे आने वाले जो पीछे मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी फिजिकल डिसेबल हैं उनके लिए भी। तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो मेरे लिए चलना उस चीज़ से। मैं बहुत पेन होता, और मैं कई बार ऐसा होता कि मैं बहुत रोती, अम्मी से शिकायत करती कि अम्मी मुझे नहीं करना, मैं व्हीलचेयर पे ठीक हूँ, मैं गिव अप कर जाती थी। बट दैट टाइम मुझे मेरे जो ब्रदर इन लॉ है तबरेज़ शेख, मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया।
ही वॉज लाइक वो अपनी जॉब छोड़कर सब कुछ छोड़कर मुझे लेकर प्रोस्थेटिक ट्रेनिंग सेंटर में जाते थे, सुबह से शाम तक हम वहीं रहते थे। वो मुझे हर बार भले ही गुस्से से, उनको डॉक्टर संजय कंधारिया ने बोला था इसको बहुत सारे लोग पैम्पर करने के लिए हैं और एक बार बहुत ओवर पैम्परिंग होती है तो हम ढीले पड़ जाते हैं, और जब तकलीफ़ हो, दर्द हो, तो उन्होंने पहले ही उनको वार्न कर दिया था संजय कंथारिया सर ने कि ये पैम्परिंग में बिगड़ जाएगी, फिर कभी चल नहीं पाएगी, अपने पैरों पर कभी नहीं खड़ी हो पाएगी। उनको ये रियलाइज़ था कि बहुत पेन होता है और बहुत सारे जो यूज़र्स हैं इसीलिए यूज़ नहीं करते इसे। तो और आपका तो बायलैटरल है ना? यस, तो बायलैटरल इट वाज वेरी रेयर केस, और Yes. उसको बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगा, डिफ़िकल्टीज आई। जो टेक्नीशियन था बनाने वाला उसके लिए भी नया केस था बायलैटरल, और जो मेरा राइट पैर है वो हिप से ही नहीं है, तो फ्रॉम हिप उसको स्टेबल करना Right. बहुत डिफ़िकल्ट था। और तबरेज़ भाई वाज द वन जिसकी वजह से मैं आज 2 पैरों पर चल पा रही हूँ, एक स्टिक पर आ गई हूँ। मैंने स्टार्ट वॉकर से किया था, और मैंने बताया ना जैसे एक छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं सीढ़ियाँ चलना, सीढ़ियाँ उतरना, आप कहीं बड़े अनइवन रोड्स पे जब जा रहे हो तो कैसे चलना है, वो उन्होंने मुझे सिखाया। और उसके बाद घर पर आकर मैं एकदम ही होम बाउंड हो गई थी, मैं घर से निकलती ही नहीं थी कि लोग देखकर मुझे क्या सोचेंगे। तो ही वॉज द वन कि तू बाहर निकल। मैं मम्मी की तरफ देखती तो मम्मी को फ़ौरन मना कर दिया जाता, इसको ज़रा भी प्यार से देखना नहीं है नहीं तो ये घर से नहीं निकलेगी, और घर से नहीं निकलेगी तो कैसे एग्जाम्पल सेट Yes, करेगी। बिल्कुल। तो वो मुझे ज़बरदस्ती डांट कर, मैं इतना रोती थी उनको, मैं उनको बहुत मतलब इनको उतना ज़्यादा मतलब मैंने उनको बुरा भला भी बहुत कहा है कि मतलब मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो, मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, मैं मुझ पर इतनी सारी परेशानी और आप मुझे डांट रहे हो, आप ऐसे डांट नहीं सकते। तो सब चीज़ें हटाकर वो बस उस पर फोकस रहता उनका कि नहीं वो चले, वो मुझे बहन मानते हैं, तो बस वो फोकस करते थे कि बस मैं घर से बाहर निकलूं और चलूं, क्योंकि एमबीबीएस में एडमिशन के बाद तो मुझे चलना ही है, मैं वेरी व्हीलचेयर पे नहीं कर डिफिकल्ट। सकती हूँ। बिल्कुल। तो वो दूर की वो सोच रहे थे, और मैं मेरे पेन में थी कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे नहीं करना है। लेकिन उन्होंने बहुत बहुत साथ दिया, और मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने बस ट्रैवल किया तो वो उसके पीछे थे, और उन्होंने मेरी फैमिली को, अभी तक मैं अम्मी के साथ जाती थी, फैमिली के साथ जाती थी, वो मुझे सपोर्ट करते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे। अकेले खुद से ट्रैवल मैंने कभी नहीं किया था एक्सीडेंट के बाद। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अकेले जाएगी, ट्रैवल करेगी। तो अम्मी एज़ यूजुअल ममता का आ गई, हाँ। और नहीं ऐसे कैसे कर लेगी, गिर गई तो क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, गिरेगी तो एक बार गिरेगी ना, कुछ नहीं, मैं हूँ। तो वो लेकर गए मुझे बस स्टॉप पे खड़े, अब मत बीएसटी बस, और ड्राइवर कंडक्टर को पता थोड़ी ना, बिकॉज आपने भी देखा किसी हाँ, को आई कांट रियलाइज मेक नहीं आउट, होता जब आप है। चल के आते हो तो कोई नहीं बोल एग्जैक्टली सकता। किसी को रियलाइज नहीं होता है कि मेरा प्रोस्थेटिस है। राइट। तो मैं खड़ी हूँ बस स्टॉप पे, वो मेरे पीछे खड़े हैं। उन्होंने मुझे कहा नहीं मैं तेरे साथ आऊँगा, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस आई, मैं बस में चढ़ी और वो पीछे ही रह गए मैं बस में चढ़ गई। वो मुझे रियलाइज हुआ मैंने खुद से कर लिया, मतलब मैं बस में खुद से चढ़ गई इंडिपेंडेंटली। वो बहुत मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वो उनको इंडिपेंडेंट बनाने का जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया था मुझे, दैट वाज मतलब इतना करेजिंग था। और उनके जो जितने भी एफर्ट्स थे मेरी लाइफ में, मैंने कहा ना ये जो मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ अपने प्रोस्थेसिस पे, ये बहुत डिफ़िकल्ट था, और उस चीज़ को इजी बनाया तबरेज़ भाई ने, और बहुत बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने साथ दिया ऐसे ही। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ अल्लाह की कि उन्होंने उनको भेजा, बिकॉज हमारा रिश्ता बिकॉज वो नहीं है, फैमिली होना, रिश्ता नहीं है, हाँ, वो मेरे ब्रदर इन लॉ लॉ है। है। बट राइट। उन्होंने हर एक चीज़ में ऐसा इस तरीके से मुझे साथ दिया, और यहाँ तक लाने में जितनी भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस की उन्होंने, बहुत सारी बातें पॉडकास्ट पे बताना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है उनका भी। अम्मी के बाद मेजर रोल उनका ही है। एंड एमबीबीएस तो बहुत टफ होता है, कैडावर्स, फर्स्ट ईयर, प्रैक्टिकल्स, इतने एग्ज़ाम, आई डोंट नो हम मतलब आपने कैसे प्रिपेयर किया होगा। तो वो फिज़िकल चैलेंज आता था आपको, बिकॉज क्लासेस बट प्रैक्टिकल्स में स्पेशली लैब्स वर्क वो सब में खड़े रहना पड़ता था। तो आपका एमबीबीएस कैसा गया?
एमबीबीएस में एडमिशन से पहले एक इंसिडेंट हुआ था। मैंने 3rd रैंक लिया था सीईटी में, तो सब लोग खुश थे। मैं प्रोस्थेसिस पे उस वक्त चलती थी, 2 क्रचेस थे मेरे हाथ में, और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अब मैं कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ूंगी और मेरा जो गोल है चेंज, सोसाइटी Obviously. का चेंज करने का, तो आई विल बी द चेंज मेकर। बट जब मैं एग्ज़ाम एडमिशन के लिए गई, तो एडमिशन के लिए फ़िज़िकल डिसेबल जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता है और Okay. उनका डिसेबिलिटी परसेंटेज डिसाइड किया जाता है फ्रॉम सम डॉक्टर्स पैनल। Okay. तो मैं जे हॉस्पिटल गई, वहाँ पर पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के फ़िज़िकल डिसेबल कैंडिडेट्स थे। तो हमारा सुबह से शाम तक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में एग्जामिनेशन हुआ और एट द एंड शाम के 5-6 बजे कुछ हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला। तो उसमें मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में मेरा डिसेबिलिटी जो था वो 89% उन्होंने डिसेबल दिया मुझे। 89%. यस, 89% डिसेबल, एंड नीचे उन्होंने नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल एडमिशन तो ये क्या मेंशन क्राइटेरिया किया। होता है ये, मतलब कितना परसेंटेज? तो दैट टाइम तो मैं भी शॉक में थी कि मैंने तो यही इतनी सुना था कि मुश्किल से किसी भी कोर्स या राइट. फील्ड में एडमिशन के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाना होता है, बिल्कुल. अच्छे रैंक्स लाना होता है। मैंने वो लेकर आई हूँ, तो नॉट एलिजिबल किस बेस पे बोल रहे हैं? और मैं खुद से चल रही हूँ, ऐसे भी नहीं कि मैं व्हील चेयर बाउंड हूँ, कुछ भी नहीं, मैं खुद से चल रही हूँ। इंडिपेंडेंट. और उस वक्त मैंने आपको बताया कि मैं बस से ट्रैवल, रिक्शा से ट्रैवल, इंडिपेंडेंटली मैंने सब कुछ करना सीख लिया था उस वक्त। बट उसके बाद भी नॉट एलिजिबल बोला गया, तो आई वॉज़ वेरी डिसहार्टेंड। और उस वक्त कोई आसपास था नहीं, सिर्फ एक वार्ड बॉय ने ला के दे दिया, सारे डॉक्टर्स जा चुके थे। तो मैंने उनको ही पूछा, भाई ये क्या है, नॉट एलिजिबल क्यों है? मैं मेडिकल में एडमिशन के लिए एलिजिबल, मतलब कुछ गलती हो गई है, नॉट या येस में आप लोगों ने कुछ गलती की है। देन उसने मुझे समझाया कि एक्चुअली मेडिकल का लॉ है और उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप 70% तक डिसेबल हो तो आप एलिजिबल हो, मोर देन 70% डिसेबल हो तो फिर नॉट एलिजिबल हो। ये क्राइटेरिया और लॉ के बारे में मुझे पता नहीं था, और इनफैक्ट किसी को भी पता नहीं था जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट्स थे। 2-3 कैंडिडेट्स को नॉट एलिजिबल बोला गया था, तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ, मतलब मेडिकल करूँ ही नहीं, और मेरा तो ड्रीम था। अब तो ये मैं सब कैसे, काउंसलिंग से पहले वो देखते हैं, बिफोर द काउंसलिंग ये सब? यस Okay. बिफोर द काउंसलिंग ये एग्जामिनेशन सेट होता है। Okay. तो उस वक्त तो बहुत कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, एक्चुअली हाँ. ब्लैकआउट हो गया, मैं Yes. किसके पास जाऊं। और मेरी फैमिली में मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है ज़्यादा। हमारी ही फैमिली, मतलब मेरी बहनें, मैं, हम सिबलिंग ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। अम्मी अब्बू भी काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं, तो फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं कि गाइड कर सके कि अब क्या करना है। तो वो मोमेंट जो था, बहुत तकलीफ़ हुई कि अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं और कैसे एडमिशन लूं। और उस वक्त भी ज़्यादा ऑनलाइन इतना अवेयरनेस नहीं था, तो कि हम गूगल पे सर्च करें, गूगल पे भी सर्च किया बट कुछ ज़्यादा रेफरेंस मिला नहीं। फिर मैंने कॉल लगाया डॉक्टर संजय कंथारिया को और मैंने सारी बात बताई। देन सर ने बोला, देख बेटा, अगर तुझे करना है तो हिम्मत नहीं हारना है, तो एक आखिरी ऑप्शन है, करेगी क्या बोल। तो मैंने कहा हाँ सर, मतलब ड्रीम के लिए मैं कुछ भी करूँगी, और ये तो मैंने खुद से वादा लिया है, मुझे तो चेंज करना है। राइट. तो बोले, देख डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, और गारंटीड नहीं है कि तुझे एडमिशन मिलेगा उसके बाद, बट तू करना है तो कर। देन उन्होंने मुझे समझाया कि बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट, लाइक आप मैं ऐसे सोच रही हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों जाऊँ मैं? तो उन्होंने बोला, मेडिकल काउंसिल के अगेंस्ट केस करना पड़ेगा बेटा, उसके बाद भी गारंटीड नहीं है मिलेगा, बट एक आखिरी कोशिश कर सकती है। तो मैंने सोचा कि कोशिश करने में क्या जा रहा है, इतना लाइफ में आगे आए हैं, इतना स्ट्रगल किया है, तो एक आखिरी कोशिश करने में क्या है, क्या पता अल्लाह ने उस कोशिश के बाद कुछ रखा हो। तो वो सोच के मैंने अपने फिर टीचर्स को में से बहुत सारे लोगों को बताया। तो फॉर्चुनेटली एक टीचर के हस्बैंड मंत्रालय में जॉब करते थे, तो उनके थ्रू एक एडवोकेट मिले बॉम्बे हाई कोर्ट के, एडवोकेट वीपी पाटिल सर। ही इज़ वेरी ओल्ड एज, बट उनसे जब मैं मिली
और उन्होंने मेरा केस सुना। और पहले तो कोई भी केस लेने को लिए रेडी नहीं था, बिकॉज ये ऐसा केस बॉम्बे हाई कोर्ट में फर्स्ट टाइम आया था कि 96% डिसेबल लड़की को मेडिकल में एडमिशन चाहिए, वो भी मेडिकल काउंसिल के अगेंस्ट जाकर, वो जो मेडिकल लॉ है उसके अगेंस्ट जाकर। रेफरेंस के लिए कोई केस नहीं था। तो इट वाज लाइक कोई भी एडवोकेट को जब बताया, 2-3 एडवोकेट से राय ली, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं डिफ़िकल्ट है बहुत, और पैसे भी जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इतने 20 ईयर्स ओल्ड लॉ को कौन करेगा चेंज कर ऐसा चीज, सकता है। कौन चैलेंज करेगा ऐसा। तो एडवोकेट वीबी पाटिल सर मिले, उन्होंने बोला कि बेटा मैं लड़ूंगा केस, तू मेरी बेटी की नहीं मेरी पोती की तरह है तू। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरा केस लड़ूंगा, तू रो मत। और मैं बहुत रो रही थी, मैं Obviously बहुत सब रो कुछ रही कर थी कि लिया और अब end अब point क्या पे- होगा, मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मेरा केस लिया हाथ में, मैंने बताया रेफरेंस के लिए कुछ भी नहीं था, एक केस नहीं था। उन्होंने बहुत सर्च किया, वो थाने में रहते थे, मेरे जीजा तबरेज़ भाई और मेरे जो रियल भाई हैं तालिब भाई, दोनों जोगेश्वरी से थाने एवरी डे उनके घर जाते थे। उनके पास बिकॉज पीसी था, तो वहाँ पे रिसर्च करते थे, वो लोग सर्च करते थे ऑल ओवर। पहले तो इंडिया में ढूंढा, कोई केस नहीं मिला, फिर पूरे वर्ल्ड में उन्होंने एग्जाम्पल ढूंढा कि एम्प्यूटी होने के बाद लोगों ने क्या क्या अचीव किया है। मेडिकल फील्ड में तो नहीं मिला, बट उनको एक मार्क इंग्लिश करके एक ओलंपिक रनर है, ब्लेड रनर, उनका एक एग्जाम्पल मिला कि उनका वो भी डबल एम्प्यूटी है बिलोनी, तो उन्होंने ओलंपिक में रिकॉर्ड कायम किया था, तो उनका एक एग्जाम्पल लिया। फिर एक अरुणिमा सिन्हा है, वो एक यूनिलेटरल एम्प्यूटी है, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट किया था कवर, तो उनका एग्जाम्पल लिया। बट ये रिलेटेड नहीं था मेरे केस के, Obviously. बट कुछ था नहीं ऑप्शन, तो वो उन्होंने लिया। और एक महीने तक मेरे भाई वहीं जाते थे, ये सब होता था। 3 महीना बॉम्बे हाई कोर्ट के चक्कर लगाए हमने, मेरी फैमिली, मैंने, वो मेरे एडवोकेट ने। इट वाज लाइक कि नहीं होगा नहीं होगा। और कोर्ट मैं भी रोती थी जाकर, जब मेरी हियरिंग होती थी तो पता नहीं क्या चल रहा है, बिकॉज कुछ समझ नहीं आती थी ना, वो लॉ लैंग्वेज क्या होती कुछ समझ नहीं आती। बस वहाँ से आके फिर बताते थे सर कि नेक्स्ट हियरिंग मिली है, नेक्स्ट हियरिंग मिली है। तो बहुत नाउमीदी थी, बहुत मायूसी थी कि पता नहीं मिले नहीं मिले, बिकॉज वो लास्ट उम्मीद थी मेरी। लेकिन यहाँ पर भी मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा तू हौसला रख, अल्लाह पे भरोसा रख, अगर तेरी किस्मत में अल्लाह ने ये लिखा है डॉक्टर बनना, तो देख कैसे मिरेकल्स होते हैं, हो सकते हैं, किसी की लाइफ में भी हो सकते हैं। मिरेकल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम हर वक्त प्रे करते रहो, नमाज़ पढ़ते रहो। जो अल्लाह के चूज़न वन होते हैं उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या पता ये वो दिन हो जिसके लिए अल्लाह ने 2 पैर लिए हों, कुछ भी हो सकता है। बहुत मोटिवेट किया उन्होंने मुझे, बिकॉज़ मैं हिम्मत हार जाती थी कि अम्मी नहीं करना है। फिर ये भी डर होता था कि जो एडवोकेट है पता नहीं कितनी फ़ीस लेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है, तो काफ़ी वो सब हो रहा था। और आई रिमेंबर लास्ट डे था हियरिंग का, और लास्ट डे तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ था। इट वाज लाइक कि सब, उनका जो वकील था बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते थे वो लोग, और वही उनके पास एक बेसिक था कि 20 साल से जब ये कानून चल आ रहा है तो फिर क्यों हम चेंज करें। और उनके मल्टीपल क्राइटेरियाज थे मुझे जज करने के लिए, कि मैं क्रॉल नहीं कर सकती हूँ, उसके 10 मार्क्स होते थे, तो जो परसेंटेज होता था वो वैसे ही मार्क्स पे दिया गया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए, डॉक्टर्स का पैनल आया, मुझे फिर से एग्जामिन किया गया, तो उसमें मेरा परसेंटेज 86% डिसेबल बोला मुझे। 89 से और 86 यस, और उस पैनल में सम डॉक्टर्स थे, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा आप ये सब कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हम आपको गारंटीड बोलते हैं आप मेडिकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास दोनों पैर नहीं है, हम लोगों ने एग्जामिन किया है केस आपका, आप एडमिशन भी ले लोगे ना, अगर आपको मिल भी गया तो आप पहले ही साल में छोड़ दोगे, क्विट कर लोगे, आप मेडिकल की सीट खराब करोगे। मेरा मतलब बहुत ब्रेन वॉशिंग की गई मेरी। तो तब तो मेरी फैमिली में ऐसा कोई डॉक्टर बना नहीं था, मैंने कभी मेडिकल कॉलेज का देखा भी नहीं था चेहरा। तो मुझे क्या लगा कि ये सही बोल रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब सही बोल रहे हैं, मैं क्या एक सीट खराब कर दूंगी गवर्नमेंट कॉलेज की या किसी भी कॉलेज की। तो बट अम्मी ने फिर से वही बोला कि नहीं, अब यहाँ तक आ गए तो पीछे नहीं हटना है, अब जो भी डिसीजन होगा बॉम्बे हाई कोर्ट का उसको एक्सेप्ट करना है। तो लास्ट हियरिंग का था, और ये 3 सालों में, 2011 की बात है, 8 में एक्सीडेंट हुआ, ये 3 सालों में मैंने ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था।
मुझे फ़ोबिया था ट्रेन हाँ, की आवाज़ सुन के भी, बहुत बिल्कुल। डर लगता था और मेरे हुँ, नाइट में स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन उस वक़्त मैंने सोचा कि क्या पता कौन-सी ऐसा ऐसा मैं क्या करूँ? मुझे बस ये हुँ, ज़हन में था, ज़िद थी कि मुझे एडमिशन लेना है। मैं क्या करूँ उसके लिए मुझे नहीं पता। तो मैंने डिसाइड किया मैं ट्रेन से ट्रैवल करके बॉम्बे हाई कोर्ट जाऊँगी। भले ही कुछ भी होए, कितना भी फ़ोबिया हो, कुछ भी हुँ, हो जाए, मैं फिर से ट्रेन से ट्रैवल करके जाऊँगी। मैंने जोगेश्वरी से ट्रेन ली, बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रेन लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके गई लास्ट डे ऑफ हियरिंग। और उस बात को मेरे एडवोकेट ने चीफ जस्टिस उस वक़्त मोहित शाह सर थे, उनको बताया और उनकी काफ़ी बहस चल भी रही थी बहुत पहले से। वो पॉइंट उन्होंने नोटिस किया एंड ही सेड कि हम नॉर्मल इंसान मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल हाँ, करने पे इतना डरते हैं और ये लड़की को मतलब मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो ये अपने फोबिया को साइड में रख कर लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके आई है। तो वो बहुत उनको बहुत बहुत अच्छा लगा वो मेरा जो मैंने किया। और उसके बाद मेरे उन्होंने स्टडी रिकॉर्ड्स भी देखे, प्रीवियस सब कुछ देखा और मैंने बस मुझे तो ऐसा था कि शायद नहीं होगा नहीं होगा, हुँ, तो मैं बस लास्ट में एकदम कोने पे बेंच पे बैठ के बस रो रही हूँ। और हुँ, क्या जजमेंट हुआ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मेरे एडवोकेट भाग भाग के आए मेरे पास, अरे तू रो क्यों रही है? मैंने कहा सर मुझे पता है नहीं हुआ है ना, नहीं हुँ। हुआ है। तो ही सेड कि पागल, जज ने हाँ बोल दिया है। ओह! मुझे यकीन ही नहीं आया, मुझे हाँ, 15 मिनट तक यकीन नहीं आया, सच में सर हाँ बोल दिया। अरे तो सबके अगेंस्ट जाके चीफ जस्टिस मोहित शाह ने तेरे फेवर में फैसला दिया है, वो लॉ के अगेंस्ट जाके, जो एडवोकेट ने इतनी सारी एग्जाम्पल थी उसके अगेंस्ट जाके, अब तुझे कुछ करके दिखाना है। तो आई वाज लाइक मतलब मिरेकल्स होते हैं। ये पहला मिरेकल था मेरी लाइफ में कि कुछ भी नहीं था रेफरेंस के लिए और 96% डिसेबिलिटी के बाद भी कोई कोर्ट ने 20 इयर्स ओल्ड लॉ को के चैलेंज किया अगेंस्ट है। चैलेंज करके मुझे बिल्कुल। एडमिशन दिया। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। तो अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है और अकॉर्डिंग टू माय रैंक मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मेरी अम्मी ने जैसा बोला कि तुम जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना उसके ऊपर तुम पेशेंस रख के सब्र रख के उसको उसका मुकाबला करोगे ना, तो आप अगर कुछ छोटा चीज़ मांगते हो अल्लाह से तो अल्लाह उसका 10 गुना बढ़ा के देता है आपको। मैंने बस अल्लाह से बोला था मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। मुझे नहीं आइडिया था क्या मेडिकल कॉलेज है, कहाँ मुझे पेरीफेरी में भी मैं जा मिलेगा, सकती थी, बिल्कुल। बट अल्लाह ने मुझे इंडिया का प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेज दिया, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज इन केईएम हॉस्पिटल। मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। लोगों आई का वुड सपना होता है वहाँ पे एडमिशन। एग्जैक्टली और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हुँ, मुझे मिल जाएगा, बट देखो इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आई, मैंने हुँ, उनका मुकाबला किया, मैंने गिव अप नहीं किया और अल्लाह ने रिवॉर्ड में मुझे वो दिया। मैंने उसकी डिमांड नहीं की थी, मैंने मांगा नहीं था अल्लाह से। तो वो वहाँ एडमिशन हुआ 2011 में। बहुत हाई क्लास हुँ, मेडिकल कॉलेज, बहुत बहुत सारे लोग जितने भी वहाँ पे बच्चे थे ऑलमोस्ट 90% के तो मम्मी पापा डॉक्टर है, हाँ, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। वो सारी भीड़ में मैं फर्स्ट थे। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा था कि एक तो उर्दू मीडियम से हूँ, एक तो मेरी फैमिली में दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर्स ने इतना डरा दिया था बेटा तू हाँ, एडमिशन तो ले लेगी बट इतनी मुश्किल होती है पढ़ाई, लेक्चर हॉल दूर दूर तक होते हैं, हुँ, तुझे लेक्चर हॉल जाने में आधा घंटा लग जाएगा, आधे घंटे का लेक्चर मिस होगा, फिर तुझे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कि वो आधे घंटे का लेक्चर मिस हुआ है, तू पढ़ाई में पीछे रह जाएगी। हुँ, 50% पासिंग मार्क्स होता है, तुम लोग नहीं कर पाओगे, हम लोगों ने बहुत को एडमिशन दिया है, उन लोगों ने छोड़ दिया है। वो सारा चल रहा था और बहुत खौफ था मेरे अंदर की और कैसे डाउट होगा? भी था सेल्फ पे कि इतना बड़ा जज ने डिसीजन लिया मेरी हिम्मत को देखते हुए, क्या मैं पूरा कर पाऊंगी इसको। बट फ्रैंकली स्पीकिंग 5.5 साल का जो दौर था, लेक्चर हॉल दूर थे, मुझे टाइम लगता था जाने में, 2 क्रचेस थे हुँ, और बहुत संभल संभल के चलना होता था। मल्टीपल टाइम्स लिफ्ट बंद होती थी। मैं हुँ, 3rd फ्लोर तक चल कर गई हूँ प्रोस्थेटिस के साथ में। 3rd फ्लोर तक जाना, फिर अनदर लेक्चर हाफ एन आवर के बाद 1st फ्लोर पे है, वहाँ से नीचे उतरना। लोग वेरी मुझे देखते डिफिकल्ट। थे, हेल्प भी करते थे मेरे बैचमेट्स, बट डिफ़िकल्ट था, बहुत हुँ, डिफ़िकल्ट था। और एनाटॉमी में आपको पता है हाँ, कैडावर पे 3-4 घंटे खड़े कंटिन्यूअस रहना। खड़े रहकर कर डिसेक्ट करना, वो सब किया मैंने।
और डिसेक्ट करने के बाद इंटर्नशिप हुई। इंटर्नशिप में तो 30 घंटे मैंने, वो मेरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड रहा है अभी तक कि मैंने 30 घंटे इमरजेंसी जब ड्यूटी होती है, आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना रश होता है, वो भी केईएम इटसेल्फ। तो केईएम में तो आप मतलब बैठ जाओ कलेक्शन के लिए। इंटर्नशिप में हम इंटर्न को ब्लड कलेक्शन होता है, तो हम जब ब्लड कलेक्शन के लिए बैठते थे, ऑलरेडी 100 पेशेंट की भीड़ है और वो 100 पेशेंट ख़त्म ही नहीं होते। ना हमें खाने का होश रहता है, ना पीने का होश रहता है। 30 घंटे मैंने नॉन स्टॉप काम किया था और मेरा ये ऐसा रिकॉर्ड रहा है। और मेरा एक रूल है लाइफ में कि मेरी डिसेबिलिटी को लेकर मेरे कोवर्कर को कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, या फिर उसके दिमाग में ये बात नहीं जाना चाहिए कि यार ये डिसेबल है, इस बात का फ़ायदा उठाएगी। मुझे मौके थे, मुझे जो HODs थे वो बोलते थे कि अगर आप डिसेबल हो, आपको आराम करना है तो आप कर लो, बट आपके कोवर्कर को ज़्यादा करना पड़ेगा काम। बट मेरे कोवर्कर को हमेशा मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं मेरे हिस्से का काम करूं और वो अपने हिस्से का काम करे। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, मैंने कभी भी किसी को ये रियलाइज़ नहीं कराया कि मैं डिसेबल हूँ तो मैं उस बात का फ़ायदा उठाऊंगी। सो ग्रेट, दैट इज़, मतलब हम एक नॉर्मल इंसान के लिए MBBS इतना डिफ़िकल्ट है, टू विद डिसेबिलिटी वो करना। एंड आपने पक्का उसमें भी कुछ गोल्ड मेडलिस्ट, यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट इन MBBS, राइट? नो यू आर अ फर्स्ट डिवीजन। यस, फर्स्ट डिवीजन। दैट, तो आपके जो चीफ जस्टिस थे वो आप पे थोड़ा बहुत तो देखते रहेंगे ना कि हाउ माई स्टूडेंट वाज डूइंग एंड कैसा परफॉर्म करिए, बिकॉज उन पे भी बहुत प्रेशर होगा, बिकॉज एक लॉ चेंज कर दिया उन्होंने। एंड आपके बाद बहुत लोगों को ऑब्वियसली एक जो आपने क्राइटेरिया था चेंज कर दिया, तो और भी बहुत लोगों को एडमिशन मिला होगा, वो आपका रेफरेंस देते होंगे। तो जो चीफ जस्टिस थे वो भी बीच बीच में लाइक आपकी मार्कशीट या मतलब कैसे चेक रखते थे वो? एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था और मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने अपना MBBS फर्स्ट क्लास से पास किया इन 2016। और वो MBBS का जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट था। हर रात दर्द होता, पेन होता। और मैंने आपको बताया कि 30 घंटे 24 घंटे मैंने काम किया है बगैर सोए, बगैर खाए, जस्ट टू प्रूव अदर्स कि डिसेबिलिटी के बाद भी अगर आप लोग सपोर्ट करें, सिस्टम सपोर्ट करे, सोसाइटी सपोर्ट करे, फैमिली सपोर्ट करे और हम हिम्मत नहीं हारें, तो नॉर्मल लोगों की तरह भी हम काम कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही थी। जिस तरह मेरे कलीग इंटर्नशिप कर रहे थे, मैं भी वैसे ही कर रही थी। और जिस तरह मेरे कलीग अच्छे मार्क्स ला रहे थे, MBBS पास किया, मैंने भी किया वो। तो मैंने जब MBBS पास किया तो मैं चीफ जस्टिस के पास मैंने मिठाई में लेकर गई, बिकॉज मैं बहुत खुश थी और जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन मैं आज वहाँ तक पहुँची थी। तो मैंने उनको मिठाई दिया। फिर मेरे एडवोकेट VP पाटिल सर ने मुझे बताया कि बेटा ये ना तेरे पे नज़र रखते थे। तो मैंने कहा कैसे? तो बोला तेरे हॉस्पिटल के जो डीन सर थे, संजय ओक सर थे उस वक्त, तो डॉक्टर संजय ओक सर से एवरी 6 मंथ में वो रिपोर्ट लेते थे कि मैंने जो सबके अगेंस्ट जाकर डिसीजन दिया, इस बच्ची को एडमिशन दिलाया, वो कैसे कर रही है, क्या कर रही है, कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया। और बेटा तूने उस फैसले को सही साबित कर दिया। और उसके बाद जब मैंने बहुत मीडिया कवरेज भी मिला था उस वक्त और लोगों को बहुत इंस्पायर लगा मेरा स्टोरी कि इतना हर्डल्स के बाद लाइफ में फ़िज़िकल डिसेबिलिटी तो है, एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट सर्वाइवर, और उसके बाद ये जो सोसाइटी और सिस्टम की तरफ से मुझे डिनाई मिला था एडमिशन के लिए, तो उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। बॉम्बे हाई कोर्ट से डिसीजन लाकर मैंने MBBS कंप्लीट कर लिया, मैं डॉक्टर बन गई। तो ये जो जर्नी थी वो बहुत इंस्पायरिंग लगी लोगों को, तो काफ़ी लोगों ने उसकी सराहना की, काफ़ी लोगों ने मोटिवेट किया, इनकरेज किया, फेलिसिटेट किया। और उस वक्त चीफ जस्टिस ने फ़ैसला किया कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हिस्ट्री कायम की ऐसे कि वुमेंस डे था 2018 में वुमेंस डे के दिन एक कोई आउटसाइडर को वुमेंस डे अवार्ड दिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में फ्रॉम बार एसोसिएशन, एंड दैट वाज मी। तो मेरे लिए एक इंटरनेशनल अवार्ड से कम नहीं था कि जिस बॉम्बे हाई कोर्ट में मैं 3 महीने अपने जूते घिस रही थी, मैं कंटिन्यूसली रो रही थी, मैं बस एक नाउमीदी की हालत में थी,
और वही बॉम्बे हाई कोर्ट आज मुझे फेलिसिटेट कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और मतलब मैं जितनी भी ग्रेटफुल हूँ बहुत कम है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और चीफ जस्टिस सर से अभी भी मेरी बातचीत होती रहती है। और इनफैक्ट जब वो रिटायर हुए, उनका चीफ जस्टिस का जब रिटायरमेंट था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनका कवरेज किया, इंटरव्यू लिया, और दे आस्क कि आपकी लाइफ का सबसे हिस्टोरिक केस कौन सा था। तो उन्होंने मेरे केस को जगह दी उस कॉलम में। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक चीफ जस्टिस इंडिया का, जिन्होंने न जाने कितने केसेस डील किए होंगे, उनको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग केस मेरा लगा। तो इट वाज वेरी बता नहीं सकती मैं वर्ड्स में आपको। सो हाँ, सबने सपोर्ट किया वो है, बट आप डटे रहे बिकॉज जो पेन था और जो डिसेबिलिटी थी वो आप में थी, उसके साथ भी आप डटे रहे। तो हैट्स ऑफ टू यू। मतलब ये करना आसान नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, एमबीबीएस तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए इतना डिफिकल्ट है, जी एंड उसको प्रूव करने का एक जो प्रेशर रहता है, एंड दैट टू विद द फर्स्ट डिवीजन, सो इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। तो इट्स कमेंडेबल फॉर श्योर। क्यों। तो उसके बाद आपने नीट पीजी के लिए जब तैयारी की, तो पैथोलॉजी ही क्यों? लाइक आपका कुछ इंक्लिनेशन था, या फिर मतलब आपने सोचा भी था क्या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे पहले? तो मैंने तो पहले नहीं सोचा था, बट जब एमबीबीएस की डिग्री मिली, लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, और कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायरिंग लगी जर्नी, और मुझे कॉलेजेस में और मल्टीपल ग्राउंड्स में मुझे बुलाने लगे कि आप आकर आप एटलीस्ट अपनी स्टोरी बताओ। तो मैं जब स्टोरी अपनी बताती, मैं सिंपल अपनी स्टोरी बताती लोगों को, तो उनमें से बहुत सारे लोग मेरे पास आते और वो मुझे बताते, मेरा फीडबैक देते कि मैम आप आज आए हो, नहीं तो हमारा आखिरी दिन होता। आज हमारे साथ ज़िंदगी में जो भी मुश्किल है हमारे पास, हमने गिव अप कर दिया था। आज नहीं तो कल हम सुसाइड करने वाले थे, लेकिन आज आप आए हो, आपने अपनी स्टोरी सुनाई, आपको देखकर हम इतने इंस्पायर हुए हैं कि हमें लगता है कि हमारी मुश्किल कुछ भी नहीं है आपके सामने। तो आप डटे रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो जब मैं सुनती ना लोगों का, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जब एमबीबीएस कर सकती हूँ तो मैं हाईएस्ट डिग्री एमडी क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझे वो भी करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एमडी भी करना है। तो नीट पीजी मैंने दिया, और विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह मैंने अगेन 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन पीएच कोटा। एंड दैट टाइम आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, और इतनी बोल्ड कि भाई मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। तो एमबीबीएस भी मैंने कर लिया। एमबीबीएस क्लियर किया है फर्स्ट क्लास से, इतना डिसेबिलिटी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को राइट साबित किया है। तो कौन रोकेगा मुझे। इंटर्नशिप किया है 30 घंटे। तो मेरी फैमिली में सब कॉन्फिडेंट, मेरे डॉक्टर कॉन्फिडेंट कि एडमिशन तो मिल जाएगा। और अब सारी चीज़ें ऑनलाइन शुरू हो गई थी, सबमिशन। और ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करने बैठी तो अगेन डिनाई। डिसेबिलिटी लॉ अभी भी वही है, और अब तो ऑनलाइन में है। तो तो पीजी उसको का तो अलग है, लाइक यूजी एग्जैक्टली अलग। दैट टाइम बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट मुझे एडमिशन दिया फॉर माई सेल्फ। ओके, वो पूरा क्राइटेरिया किसी ने चेंज नहीं किया था। इट वॉज यू वर अ एज इट इज। स्पेशल केस ऐसा यस, इट लेके। वॉज एज इट इज। तो अभी पीजी में अगेन वो आया मेरे पास, और उस वक्त सिर्फ 2 दिन थे। अब मैं बहुत हेल्पलेस की 2 दिन में, अब मैं क्या करूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट से डिसीजन लाना भी इट्स नॉट इम्पॉसिबल इजी, है बिल्कुल। 2 दिन में। नहीं तो फिर मेरा पूरा 1 ईयर, जो 1 साल का फेस है, वो पूरा खराब हो वेस्ट जाए, होगा। एंड आप 2 दिन में कौन सा केस कर लोगे, या एग्जैक्टली कुछ भी नहीं नहीं कर कर पाऊंगी। सकते तो हैं। आई वॉज लाइक, मैं इतनी हेल्पलेस थी, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैं जब एमबीबीएस पास की थी, तो जब न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सोमैया सर, वो मुलुंड में रहते हैं, तो उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, और उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे फेलिसिटेट किया, मुझे बहुत मेरी जर्नी उनको इंस्पायर की बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे टच में थे, तो उन्होंने मुझे, उनका कॉल आया, उनको मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देन ही सेड हो जाएगा कुछ ना कुछ, टेंशन मत ले तू। फिर मैंने फ़ोन रख दिया, और मैं क्लूलेस थी, हेल्पलेस थी, मैं क्या कर सकती थी। बट इतना था कि एमबीबीएस डिग्री तो है मेरे पास। डॉक्टर तो हूँ। यस, डॉक्टर तो हूँ। अब एमडी का है तो क्या पता, ये भी किस्मत में रहा तो अल्लाह मिराकल कर देंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी तक तो मिराकल्स हो ही रहे थे। तो नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, ओके। और मैं क्लूलेस, मैंने तो कॉल किया नहीं।
बेटा मैं सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा हूँ, जेपी नड्डा सर। ओ जेपी नड्डा सर। जेपी आपको लगा होगा प्रैंक कॉल है। एग्जैक्टली मैं तो मतलब मैंने कहा हाँ, और मैं क्लूलेस सही में ऐसी, मैंने कहा यस सर। तो बोले बेटा आपका एप्लीकेशन मेरे पास आया है। तो मैं अगेन क्लूलेस, मैंने तो कोई एप्लीकेशन नहीं भेजा। तो बोला कि नहीं आपका एप्लीकेशन मेरे पास है, देखते हैं हम कुछ ना कुछ करते हैं बेटा। तो फ़ोन रख दिया। फिर मैं सोच रही हूँ मैंने तो कोई एप्लीकेशन नहीं भेजा, अल्लाह जाने एप्लीकेशन कहाँ से गया। फिर मुझे यही ख्याल आया कि क्या पता कहीं किसी और को कॉल लगा रहे होंगे या कुछ प्रैंक भी हो सकता है। तो मैंने फिर उस चीज़ को हटा दिया। देन अगेन सेकेंड डे, लास्ट डे था, मुझे फ़ोन आया सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर की ऑफ़िस से कि बेटा अपना लैपटॉप खोलो। लैपटॉप मैंने ओपन किया और बोला जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर दो बिकॉज लास्ट के कुछ आवर्स बचे थे। तो मैंने अपना लैपटॉप खोला, देखा वो जो क्राइटेरिया था 40 to 70% डिसेबिलिटी ही एलिजिबल है, वो हट गया था वहाँ से। और मेरा फॉर्म, उन्होंने बोला पहले फॉर्म सबमिट करो। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है ये हुआ कैसे, ये क्या था और मुझे कॉल्स क्यों आ रही है। मैंने फटाफट अपना फॉर्म सबमिट किया। देन उसके बाद किरीट सोमैया सर का कॉल आया। डॉक्टर किरीट सोमैया सर ने मुझे बताया बेटा जिस दिन तूने मुझे कॉल किया ना, उस दिन मैंने पहली फ़्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैं सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से मिला, उनकी ऑफिस में गया, तेरा एप्लीकेशन लेकर गया, उनको सारी चीज़ बताई। और ये जो चेंज हुआ है ना बेटा, ये बहुत बड़ी, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ है कि 20 साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हो गया। वो भी सिर्फ तेरी एप्लीकेशन थी, तू भी नहीं आई थी यहाँ पर। तो वो खुद से गए बात करने के लिए। एग्जैक्टली, आई वॉज लाइक, जबकि मैं तो उनके एरिया में भी नहीं आती हूँ, मैं तो मुलुंड में भी नहीं रहती बोला थी। भी नहीं था कि आप लेके कुछ भी नहीं। आप सोचो मिरेकल्स कैसे होते हैं। so अगर आपका बिलीफ उतना स्ट्रांग हो ना तो आपके साथ हो सकता है मिरेकल। मेरी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मिरेकल्स था कि मेरी एप्लीकेशन गई है। सिर्फ आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जूते घिस जाते हैं आपका काम कराने के लिए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बगैर मेरे रिक्वेस्ट किए वो दिल्ली तक गए, मुझे बगैर इन्फॉर्म किए। वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर से मिले, उनको कन्विंस किया, उनको बताया। और ये भी मिरेकल है ना कि उन्होंने वो कर दिया 2 दिन में। बिल्कुल। उन्होंने फिर ट्वीट किया कि हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है। और ये जो चेंज हुआ ना, इस चेंज के बाद आई थिंक जो फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स थे उनके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन खुल गया कि अब उनको बॉम्बे हाई कोर्ट भी नहीं जाना पड़ता। और जो क्राइटेरिया था वो 80% अबाव हो गया है। तो वो हट गया है कम्प्लीटली। तो इट वाज माय मेजर विन कि मैं, मतलब अल्लाह ने मेरी लाइफ में मुश्किल्स डाली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डाली, बट जिस तरीके से वो सॉल्व हुई वो एक बेंचमार्क बन गई दूसरे लोगों के लिए। और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अल्लाह की कि उन्होंने इतना सब हेल्प किया मुझे और मुझे एक चूज़ किया इस चीज़ को एक राह बनाने में। तो उसके बाद मैंने एडमिशन लिया। और जो आपने पूछा कि एमडी पैथोलॉजी ही क्यों, तो जब एमबीबीएस किया, इंटर्नशिप की, तो ऐसा था कि जो कोई भी डॉक्टर बनता है वो ऐसा लगता है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप रहना चाहिए, तो उसी चीज़ में हम बनते हैं। तो मैंने जब रिसर्च की सारी स्ट्रीम की तो एमडी पैथोलॉजी था मेरी लिस्ट में, बट कहीं पीछे था। पहले मेरा कंसर्न था कि मैं एमडी पैथ या एमडी मेडिसिन या सर्जरी, ईएनटी सर्जन, ऑप्थेल सर्जन, तो वो सारी चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट अगेन माय मेंटोर केम इन लाइफ और ही सेड कि बिकॉज वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्हें पता है कि एक डिसेबल कैंडिडेट, एक डिसेबल डॉक्टर की लाइफ में क्या क्या मुश्किल आ सकती है आफ्टर 40। तो उन्होंने मुझे समझाया बेटा अगर आप एमडी मेडिसिन ले रहे हो, सर्जरी ले रहे हो, ये सब सारी ब्रांच अगर आप चूज़ करते हो, देन आफ्टर 40 इयर्स के बाद आपके मसल्स जो हैं, आपकी बॉडी इस प्रोस्थेटिस के वेट को बेयर नहीं कर पाएगी। यू विल बी व्हील चेयर बाउंड। तो व्हील चेयर के साथ साथ आप सर्जरीज़ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होगी, पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम होगी। और कोई भी चीज़ अगर आप 100% नहीं कर पाओगे तो आप रिग्रेट फील करोगे, आप गिल्ट में रहोगे। मैं नहीं चाहता तू लाइफ टाइम गिल्ट में हो। तो सबसे बेस्ट ब्रांच तेरे लिए एमडी पैथोलॉजी है।
अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज तूने सिर्फ MBBS किया है, लेटर ऑन यू विल गेट रियलाइज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी 3 साल हो गए MD पैथोलॉजी कंप्लीट करके, MD एज अ पैथोलॉजिस्ट कंसल्टेंट बनकर। और अभी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ डॉक्टर संजय सर की कि उन्होंने बहुत बेस्ट फैसला लिया मेरे करियर को लेकर कि MD पैथोलॉजी क्यों करना चाहिए था मुझे। और रही बात मेरी पेशेंट डॉक्टर से रिलेशनशिप का, तो वो तो मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, FNACs में करती Yes, हूँ, बायोप्सीज biopsies. करती हूँ, तो उसमें मेरा वो ख्वाब भी पूरा हो जाता है। और पैथोलॉजी का ब्रांच चूज़ करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या इम्पोर्टेंस है इसका। मेरे हम से जब ज़्यादा एज अ सर्जन वी नीड अ पैथोलॉजिस्ट, उसके बिना हम कुछ नहीं है। एग्जैक्टली हम सर्जरी में भी वी आर स्टक, अगर हमारे पास यस फ्रोजन नहीं है, यस, रिपोर्ट फ्रोजन नहीं रिपोर्ट है, नहीं है आपके पास, डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है आपके पास। अगर डायग्नोसिस नहीं है तो ट्रीटमेंट ही नहीं है। सो दिस एग्जैक्टली इज द मेन थिंग, तो एंड इसके बिना नोबडी लाइक क्या सर्जरी करेंगे, क्या डेफिनेटली करेंगे। आप मतलब कुछ सो पता ही नहीं यस, होगा कि उसके आगे करना क्या है, क्या ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। तो ये बातें जब MD पैथोलॉजी ज्वाइन किया उसके बाद रियलाइज़ हुई कि हम क्या हैं। वेरी भले ही इंपॉर्टेंट। पैथोलॉजिस्ट पेशेंट को दिखते नहीं हैं, बट हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले राइट, करते हैं। इनफैक्ट वी आर द बैकबोन जो एक पेशेंट की ट्रीटमेंट में रिक्वायर होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ माई करियर, विथ माई जॉब, विथ माई MD पैथोलॉजी डिग्री। ग्रेट ग्रेट। सो या इट्स मतलब मैं क्या बोलूँ मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बट ऑब्वियसली इतनी बार सेटबैक्स आने के बावजूद भी कोई भी होता तो अभी तक छोड़ चुका होता, कुछ ना कुछ बहाना देके। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज सेटबैक्स आप डटे रहे एंड यू डिड इट, एंड इट मीन्स अ लॉट। मतलब MBBS करके भी लोग बोलते हैं कि ठीक है ना, हो गया, सुपर स्पेशलाइजेशन क्यों करना है, और इतना टाइम, इतनी मेहनत। और एक नॉर्मल, चाहे आप पैथोलॉजी भी करो, उसमें भी आपको स्लाइड्स बनाना है, उसमें भी बहुत सारा और फिजिकल वर्क है, बट स्टिल लाइक आई सॉ यू वॉकिंग, आई कांट मेक आउट कि कुछ ऐसा भी है। आई वॉज लुकिंग एट योर फीट कि अच्छा ऐसा कुछ है, लाइक इज देयर एनी प्रोस्थेसिस, तो नो बडी कैन मेक आउट। Yes. एंड द गुड पार्ट जो मुझे लगा, आपने अपने आप को डिसेबल बोलना छोड़ दिया, लाइक वो मानना छोड़ दिया, और आप दूसरे को, जैसे आपने बोला मैं अपने फेलो पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहती Yes, थी, तो yes. दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब एक खुद में अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, और एक इतना डिफ़िकल्ट करियर चूज़ करना और उसको परस्यू करना। सो आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू एज अ पर्सन, and we are friends obviously. And surgeon and a pathologist go hand in hand. Yes. तो हमारा तो रिश्ता पुराना ही है। सो बट थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ एक दो लाइनें कुछ ऐसे लोगों के लिए बोलना चाहते हैं जो लाइक आपकी तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर होते हैं, जैसे आपने बोला कि इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ देम, वो कुछ ऐसा करने जा रहे थे एंड दे चेंज देयर माइंड। Yes, yes. सो अगर ऐसी एक दो कुछ लाइनें, या अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहते हैं व्हाटएवर, तो प्लीज़। एक इंसिडेंट मैं और बोलना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज़ हम ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे जो बाहर आउटसाइड पीपल हैं उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, छोटी बड़ी, फिज़िकल हो, फाइनेंशियल हो, तो हम ना आजकल के दौर में बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो मेरी लाइफ में मैंने अभी आपको बताया इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बट अगेन एक और मेजर मेरी लाइफ में मुझे पता चला जब मैं MD कर रही थी, अपना सेकेंड ईयर में थी, आई वॉज इन सेकेंड ईयर MD, और मेरी बैकबोन में बहुत पेन हो रहा था एंड इट वाज सडन पेन, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मेरी बैक में क्या चल रहा है। एंड आई वाज टेकिंग इट्स एज अ नॉर्मल कि फीमेल्स में होता है बैक पेन, बहुत कॉमन है, बट बहुत क्रूशियट जब पेन होने लगा, इट वाज अनबियरेबल। देन मैंने अपना जब MRI करवाया, तो MRI में मुझे पता चला कि आई हैव अ 6 to 7 सेंटीमीटर ट्यूमर इन माई बैकबोन। तो वो एक जो डायग्नोसिस हुआ ट्यूमर का, वो अगेन मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा डाउन किया मुझे और मेरी फैमिली को, कि 2 पैर नहीं है अभी, डिसेबिलिटी के बाद
एक ट्यूमर होना, वो भी ट्यूमर इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस पे था। मेरा S3 S4 नर्व पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व था और इतनी डिफ़िकल्टीज़ हो गई थी, आई वॉज़ नॉट एबल टू पी, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो गई थी, और उतनी कॉम्प्लिकेटेड एरिया में कि उसको ऑपरेट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। तो अगेन मैं अल्लाह की तरफ से चूज़ की गई थी, और दिस टाइम तो आई वॉज़ लाइक अल्लाह ताला कितनी बार। लेकिन मेरी मम्मी, मेरी फैमिली ने फिर से मुझे सपोर्ट किया और मुझे कहा कि ऑपरेट करना ही पड़ेगा। मैं अगेन मेरी बॉडी पर ऑपरेट हुआ, ऑपरेशंस हुए, उस ट्यूमर को निकाला गया। ऑल्दो सम रेमनेंट्स आर देयर जो वापस रिफ़िल हो सकते हैं, बिकॉज इट वॉज अराउंड S3 S4 नर्व, तो कम्प्लीटली नहीं निकाला गया है, बट अभी भी है वो। बट मैंने ये बात इसीलिए शेयर की कि ज़िंदगी एक इम्तिहान देने का ही नाम है। आपकी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स आते रहेंगे। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ में जो पैर कटे थे मेरे, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसको मैंने फेस कर लिया, मैं जीत गई हूँ। ऐसा नहीं हुआ है। मेरी लाइफ में हर पड़ाव में मुझे डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और आगे भी आएंगी, बट आई एम ओपन टू एक्सेप्ट दैट, बिकॉज़ मुझे अब समझ में आ गया है आई एम द चोज़न वन, और मैं जिस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को डील करूँगी, कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए वो एक मार्क बना दूँगी कि आपको अपनी परेशानियों से ऐसे लड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ना, पहला स्टेप हमेशा डिफ़िकल्ट होता है सोचने के लिए। पहला कदम, आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम्स है, आपने कोई गोल सेट किया है। मेरी लाइफ में डॉक्टर बनना था, उसके लिए पहले स्टेप में ही मुझे प्रॉब्लम्स आ गई, डिनाई मिल गया। वो डिफ़िकल्ट केस था मेरे लिए, बहुत डिफ़िकल्ट था, सोच नहीं पा रही थी मैं, बट गिव अप नहीं किया। हेल्प मांगी, आसपास देखा तो सोल्यूशन मिला, उम्मीद की आखिरी किरण मिली, बॉम्बे हाई कोर्ट गई, वहाँ से जजमेंट लाया, तो मैं आज यहाँ हूँ, एज अ डॉक्टर हूँ, एज अ मोटिवेशन स्पीकर हूँ। वो पहला कदम अगर मैं नहीं उठाती, मैं सोचती मैं डिसेबल हूँ, 20 इयर्स पुराना लॉ है, कौन तोड़ेगा, मैं कौन मेहनत करेगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सब कुछ डिपेंड हमारी सोच पर है। हमें अपनी सोच से बियॉन्ड जाके सोचना है हर एक चीज़ में। मेरी लाइफ में मैंने फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ फाइनेंशियली भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेली है, मैंने फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स झेली है, मेंटल मुझे इतना सोसाइटीज़ ने सताया है बहुत सारी चीज़ों में, इवन बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मैं सब कुछ नहीं बता सकती यहाँ पर। हर एक कदम पर मैं भी चल रही हूँ तो मैं पेन में हूँ, बिकॉज़ कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर लूँ, बट जो चीज़ें अल्लाह ने आपको दी है नेचुरल, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता। आज भी मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं बहुत पेन में हूँ, मेरा एक एक कदम पेनफुल है, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए खुश हूँ कि मैं एटलीस्ट चल तो पा रही हूँ। तो बात सारी आपके पहले कदम पे होती है, आपकी सोच पे होती है, आपकी उस हिम्मत पे होती है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो मैं सारे जो भी स्टूडेंट भी हैं, सारे बाहर लोग हैं, मैं उन्हें बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझसे भी बड़ी होंगी, मुझसे छोटी होंगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको उस ऊपर वाले की ज़ात पर से यकीन नहीं हटाना है, और बस पहला कदम लो। पहला कदम आप जैसे ही लोगे ना, आपको एक्सपोजर मिलेगा उस कंडीशन का। क्या पता आप दिमाग में सोच रहे हो यार इतना बड़ा पहाड़ है, बट जब हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, पहला कदम हमें मे बी हम 2-3 साल बाद लें, 2-3 साल बाद जब हम ट्रैकिंग करके आते हैं तो हमें लगता है यार इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, हम कर लेते, क्या पता। तो वो एक लाइफ टाइम में जो रिग्रेट होता है, जिससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा बची रही। तो मैं इन सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप पहला कदम भी नहीं लेंगे तो लाइफ टाइम आपको रिग्रेट रहेगा। क्या पता 4 साल बाद आप वो रिग्रेट करो कि यार 4 साल पहले मैं वो पहला कदम ले लेती तो आज मैं यहाँ होती। तो बस अपनी लाइफ में आप डटे रहो, और परेशानियाँ तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं और आती रहेंगी। ये ज़िंदगी परेशानियों का ही नाम है, बट उनसे डील करना आना चाहिए। और लास्ट में मैं कहूँगी कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं आज जो यहाँ पर हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे भी बहुत आला दर्जे पे हैं, आला पोस्ट पे हैं, मुझसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, मुझसे बेहतर मोटिवेशनल स्पीकर हैं,
लेकिन मुझे इतने कम ड्यूरेशन में जितनी पॉपुलैरिटी मिली है, जितनी मैं फेमस हुई हूँ, जितनी दुआएं लोगों ने दी हैं मुझे हर एक दिन हर कोई एक स्ट्रेंजर आकर दुआ देता है, तो इट फील्स ग्रेट। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे पेरेंट्स की कि मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मुझे मेरे पेरेंट्स की दुआओं की वजह से मिली है। और मेरे पेरेंट्स नहीं होते, उनकी दुआएं नहीं होती, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ये मेरे पेरेंट्स को मैं डेडिकेट कर रही हूँ। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया वो मकाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी वजह मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी वजह मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। Wow. So sweet of you. Like, I can't imagine कि किसी की लाइफ में इतनी भी डिफ़िकल्टीज आती है और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो थोड़ी थोड़ी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको भी इतना बड़ा इशू बना देते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मतलब आपने जो एक एग्जांपल सेट किया है सबके लिए, एंड बीइंग अ डॉक्टर इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। एंड आपने बिल्कुल सही बोला, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग यस, and beginning is half done. So you have rightly said. I'm glad you came here with your busy schedule and आप माने और आप इतनी दूर से आए मेरे लिए, and आपके मन में जो एक स्पार्क था कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी द पर्सन जो अवेयर करे लोगों को, आई यस, वॉन्ट टू बी यस, द चेंज इन द वर्ल्ड। सो वो बहुत कम लोगों में मिलता है और बहुत सारे लोग अपने इन चीज़ों को लेके बहुत ओपन अप नहीं होते हैं। तो as being a doctor also, you are at another level of motivation, I will say. So thank you so much for coming here. Thank you for joining us. थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ कि आपकी पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस जाए, और आपने जो एफ़र्ट लिया है इस चीज़ को लेकर, क्या पता उनमें से अगर एक की भी लाइफ चेंज हो गई तो इट विल बी अ वेरी बिग एफ़र्ट फॉर यू, फॉर मी, और बहुत सारे लोगों के लिए। तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह किसी ना किसी के दिल में ये जो भी हमने बातचीत की है, एक स्टोरी की है और एक एफ़र्ट लिया है, इसको सक्सेसफुल करे।